साल का एक बच्चा 12th पास करके जयपुर में महाराजास कॉलेज में आ जाता है। दो दोस्तों के साथ एक स्टूल पे खड़े होकर ये आवाज लगाता है, कौन कौन आईएएस बनना चाहता है। और मैं कहानी का अंत पहले ही बता देता हूं कि तीनों 100% सक्सेस, तीनों आईएएस बन गए। मैंने उनसे कही कि ये राजपूत हाउस होल्ड है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग जिम्मेदार लोग हैं और इस बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे। मदर ने खड़े होकर कहा, अच्छा अपने आप को तू राजपूत बोलता है? राजपूत बोलता है। एंड शी स्पेट ऑन माय फेस। 9th में एक हादसा मेरे साथ हो गया, एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट। साल भर के लिए मैं बेड पर थी, आईसीयू में थी। उस एक्सीडेंट में मेरी लाइफ बदली। मैं सिंगर बनना चाहती थी या मैं कोई स्टार बन सकती हूँ या मेरे सपने अमेरिका तक, लंदन तक जा सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये टॉक जो है वो वाकई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और प्रेरणादायक भी है। सक्सेस टॉक ऐसा एक शो है जो उन लोगों को भी सामने लेकर आता है जो मीडिया, लाइमलाइट इन सबसे दूर अपना काम अपनी दिशा में करते जा रहे हैं। बहुत मोटिवेशन मिली, एक डेडिकेशन मिली हाउ टू वर्क इन दिस सोसाइटी और बहुत इंस्पायरिंग इवेंट था। सक्सेस टॉक अटेंड करके मुझे ऐसा लगा दैट इट इज़ ग्लिम्सेस टू ह्यूमन वैल्यूज़। तो मैं समझता हूँ सक्सेस टॉक जैसे शोज़ या ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। खबर अपडेट मीडिया हाउस के पॉजिटिव जर्नलिज्म प्रोग्राम सक्सेस टॉक्स में मैं किशोर सिंह राजपुरोहित आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सक्सेस टॉक्स प्रोग्राम खास तौर पर आप युवाओं के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर संघर्षों से तपकर शून्य से शिखर की यात्रा करने वाले लोगों को बतौर रियल लाइफ हीरो मंच दिया जाता है ताकि उनकी कहानियों से आप सभी प्रेरित हों, समग्र जनता प्रेरित हो। और यही सक्सेस टॉक्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भी है। आप इस उद्देश्य को गौर से समझने की कोशिश करिएगा। आज के इस सक्सेस टॉक्स के कार्यक्रम में अगर हम आप में से कुछ लोगों को भी उस पॉजिटिविटी से भर सके जो इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम की समाप्ति तक अगर आपने इस कार्यक्रम में शिरकत को जारी रखा और वो सभी बातें जो आपको यहाँ से सुनने को मिलेंगी उनको आत्मसात किया, तो जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे आप एक मेटामॉर्फेसाइज्ड पर्सनालिटी को लेकर के जाएंगे। जो 3 स्पीकर्स हैं जीवन के अनुभव से तपे हुए लोग हैं। आज जीवन में बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं लेकिन शुरू से वहां नहीं थे। शुरू से ये वहीं थे जहां आज का युवा होता है। आपके वर्तमान से आपके भविष्य तक के सफर को सुगम बनाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका में आज आपके सामने है। पहले सेशन में ये तीनों स्पीकर्स 20-20 मिनट आपको अपने जीवन की कहानी सुनाएंगे और दूसरे सेशन में आपको इन स्पीकर से सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा। आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो आप इनके साथ साझा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम जैसे जैसे परवान चढ़ेगा वैसे वैसे और प्रभावी होता जाएगा। इसका दूसरा सेशन आपके लिए पहले से ज्यादा खास होगा, इसलिए कार्यक्रम खत्म होने तक हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंत में आप अपने फेवरेट रोल मॉडल्स के साथ फोटोज भी ले सकेंगे। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करें। 5, 4, 3, 2 yeah, come up. I'm just waiting for you to come up. 1, 0। जोरदार तालियां बजाइए। हमारे अतिथियों को लगना चाहिए कि पूरा जोधपुर उनके स्वागत और इस्तकबाल के लिए पलक पांवड़े बिछा करके खड़ा है। तीनों स्पीकर्स हमारे बीच में हैं। वरिष्ठ आईएएस आदरणीय श्री नीरज के पवन साहब, फोक सिंगर मधु भाट साहिबा और आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी राठौड़ सोशल एक्टिविस्ट हैं। तीनों महानुभाव हमारे बीच में पधार चुके हैं। तालियां थोड़ी सी हल्की लगी, एक बार जोरदार बजा दीजिए सबके लिए। आप सबका ये जोश ये बता रहा है कि जोधपुर कितनी शिद्दत से
इन तीनों स्पीकर्स का यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। सम्माननीय स्पीकर्स, मैं आपकी सूचनार्थ प्रेषित करना चाहता हूँ। सक्सेस टॉक्स खबर अपडेट मीडिया हाउस का एक पॉजिटिव जर्नलिज्म प्रोग्राम है। खबर अपडेट मीडिया हाउस की पहचान लीक से हटकर काम करने वालों के तौर पर रही है। इसी कड़ी में खबर अपडेट ने पॉजिटिव जर्नलिज्म की तरफ कदम बढ़ाते हुए 14 अप्रैल 2021 को सक्सेस टॉक्स की शुरुआत की थी और आज 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर 50 लोगों की कहानी स्पीकर्स की जुबानी सुनाई जा चुकी है। इनकी कहानियों सक्सेस टॉक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स हिंदी पर आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जोधपुर में सक्सेस टॉक्स का ये पहला आयोजन हो रहा है, जिसका क्रेज आप देख ही रहे हैं। आपकी सक्सेस टॉक्स को सुनने के लिए जीत यूनिवर्स के स्टूडेंट्स तो हैं ही, साथ ही साथ जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली और मुंबई से भी कुछ लोग हमारे बीच में पधारे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं उन सभी का तारुफ भी आपसे करवाता रहूंगा। और जो ये पॉजिटिव जर्नलिज्म है, हम जानते हैं कि आज मीडिया कितना ताकतवर है। मीडिया जिस नैरेटिव को बनाएगा, सारी दुनिया उसी नैरेटिव को इनएविटेबली फॉलो करती है। मीडिया की यह बड़ी महती जिम्मेदारी है और ऐसे में हमने ये तय किया कि हम मीडिया के माध्यम से वो बातें करेंगे जो आज के कंटेम्पररी मीडिया में शायद अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हर वो आदमी जो समाज के अंतिम छोर तक बैठा है, हर वो संघर्ष और सफलता की कहानी, हर वो शून्य से शिखर तक की कहानी जो हमारी इस आगे आने वाली पीढ़ी को बेहतरीन तरीके से मोटिवेट कर सके, हम वो मीडिया के माध्यम से और अपने इस प्रोग्राम सक्सेस टॉक्स के माध्यम से आप सब तक लेकर के आना चाहते हैं। आप सब ने जितने शानदार तरीके से यहां पर शिरकत करके इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता को दर्ज करवाया है, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी वही पुरानी वैदिक सनातनी संस्कृति है, हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके उनका आशीर्वाद लेकर के ही करते हैं। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। मैं वरिष्ठ पत्रकार हिमजी शर्मा साहब, सक्सेस टॉक्स फाउंडर सुमित शर्मा और जीत यूनिवर्सिटीज़ के अथॉरिटीज़ से निवेदन करूंगा कि सभी मेहमानों को मंच पर लेकर के पधारें। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भवती। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनडाउटेडली हमारे सभी अतिथियों ने यही कामना मां शारदा से की होगी। हमारे सामने जो हिंदुस्तान का भविष्य बैठा है, जो मुस्तकबिल बैठा है, ये बेहतर बने, सशक्त बने, ज्ञान की रोशनी से इनका जीवन पथ आलोकित रहे। हमारे अतिथियों ने मां शारदा से यही कामना की है। और अब मैं मंच पर उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो बचपन से मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के मेरे शहर बीकानेर में रोल मॉडल रहे हैं, जो जब बोले हैं तो बहुत जोरदार बोले हैं। इन्होंने जो लिखा है बड़ा सशक्त और बेबाक लिखा है।
मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ में हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार हेमजी शर्मा साहब विराजे हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें, जिन्हें हमारे शहर में बीकानेर में पत्रकारिता का पर्याय कहा जाता है। इन्होंने 35 सालों तक राजस्थान पत्रिका में पत्रकारिता को जिया है। आओ गांव चलें, कड़वा मीठा सच, हरियालो राजस्थान, अमृतम जलम सरीखे सामाजिक सरोकारों से समाज को बहुत कुछ देने की कोशिश की है। साफ गोई और बेबाकी के लिए जिन्हें पूरा शहर बड़े अदब और सम्मान से जानता है, वरिष्ठ पत्रकार और खबर अपडेट के प्रधान संपादक श्री हेमजी शर्मा, मैं बहुत ही सम्मान के साथ में आदरणीय हेमजी भाई साहब से निवेदन करूंगा, मंच पर पधारें। खबर अपडेट मीडिया हाउस और सक्सेस टॉक के मंच से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भारतीय पत्रकारिता का एक अपना इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेके देश के विकास तक पत्रकारिता ने जो यात्रा की है वो एक मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं। अब पत्रकारिता के डायमेंशन बदल गए हैं और पत्रकारिता के जो मूल्यों में गिरावट आई है उससे ये लगता है कि इस लोकतंत्र को और समाज को दिशा देने के लिए नया क्या किया जाना चाहिए। चौथे पाये की जो परिभाषाएं हमने देखी है कि लोग इसको राजनीति का पिछलग्गू, गोदी मीडिया या इस तरह की परिभाषा देकर उसका अवमूल्यन कर रहे हैं। लोकतंत्र और समाज में पत्रकारिता का पुनर्स्थापन कैसे करें, इसके बारे में न्यू मीडिया से बहुत कुछ आशा की जा सकती है। खबर अपडेट मीडिया हाउस इस दिशा में बड़ा काम कर रहा है। खबर अपडेट के सक्सेस टॉक ने प्रेरणास्पद कहानियाँ समाज के सामने रखी है। मैं इस मंच से जुड़े हुए लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि मीडिया के इस नए कंसेप्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे और दिशा देंगे, इसका और समर्थन करेंगे। धन्यवाद। आप थे खबर अपडेट के मुख्य, जिनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ काम हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, आज पूरे देश में जिस तरीके से खबर अपडेट सक्सेस टॉक्स के माध्यम से सक्सेस स्टोरीज को युवाओं से रूबरू करके प्रेजेंट करता है, इस एक मंच के अलावा कोई दूसरा मंच नहीं है। आपका आशीर्वाद है, आपका मार्गदर्शन है, हमारे स्पीकर्स की सक्सेस स्टोरीज हैं और साथ ही साथ जीत का ये प्रेमाइसिस जहां पर बच्चों को शिक्षा और संस्कार इस तरीके से पिरो करके दिए जाते हैं कि युवाओं के जीवन में निसंदेह बड़ा परिवर्तन होता है। मैं बड़े सम्मान और अदब से आदरणीय मिस्टर शिवजी जोशी, जो कि डीन मैनेजमेंट हैं जीत के, आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और स्वागत उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। खमागणी, इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए जो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। खबर अपडेट जो मीडिया हाउस है उसके साथ जुड़कर जीत ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और मेरे ख्याल से जोधपुर की धरती पर ये पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे सही करना, कि जोधपुर की धरती पर और जीत उसमें भागीदार होके एक स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित करवा रहा है कि हम लोग इस कार्यक्रम को, जो कि पॉजिटिव जर्नलिज्म जो मेंशन किया गया है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में समाज के सामने आ रहा है। इसके लिए मैं खबर अपडेट को भी बधाई देता हूं और उन्होंने अभी तक जो है कम से कम 50 व्यक्तित्व को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिन्होंने समाज में लोगों को दिशा निर्देश दिया है। और मुझे विश्वास है कि खबर अपडेट जो ये सक्सेस टॉक करवा रहा है, उस सक्सेस टॉक की जो सफलता है, वो सफलता हर व्यक्ति जो यहाँ से बाहर चल के जाएगा उसके जीवन को प्रेरणादायी बनाने में सहायक होगी। और इसी के साथ मैं इस महान पल का भागीदार बनते हुए आप सभी को जो है वेलकम करता हूँ इस प्रमुख इवेंट में, इस प्रमुख कार्यक्रम में। और पुनः माइक
जो है मेरे गुरुदेव कह दीजिए या बड़े भ्राताश्री कह दीजिए राजपुरोहित जी को समर्पित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू जोशी साहब। आपने अपने उद्बोधन में इस बात को सुनिश्चित किया कि खबर अपडेट अपने प्रकल्प सक्सेस टॉक्स के माध्यम से और जीत यूनिवर्स अपने एंडेवर बच्चों को इन पर्सनैलिटी से रूबरू करवाने के माध्यम से मिलकर के हम सभी सकारात्मकता ही चाहते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए तीनों स्पीकर्स को मंच पर आमंत्रित करने की इजाजत चाहता हूं। मेरा निवेदन रहेगा हमारे तीनों अतिथियों से कि वो मंच पर पधारें। हमारी सनातनी परंपरा है, हम अपने अतिथियों का सम्मान देवताओं से रीखा करते हैं। मैं सुमित से निवेदन करूंगा कि अतिथियों को मंच पर लेकर के पधारें। हम साफे से इनका स्वागत करना चाहते हैं। हल्की हल्की तालियां बजा करके आप सब भी अपनी शिरकत को दर्ज करवा सकते हैं। We should feel something special, you know. मेरा निवेदन रहेगा वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री हेमजी शर्मा साहब और जीत यूनिवर्स के शिवजी जोशी साहब से भी कि आप भी मंच पर पधारें। शिवजी साहब, हेमजी भाई साहब, सबसे पहले आदरणीय नीरज के पवन साहब को साफा पहना करके उनका स्वागत करेंगे और साथ ही साथ एक पौधा भी हम भेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये सकारात्मकता बनी रहे। इस पौधे के माध्यम से हम सब जीवन में सकारात्मकता को अर्जित करते रहें। इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा सिंगर मधु भाट साहिबा से कि वो भी सेंटर स्टेज पर पधारें। हेमजी भाई साहब इन्हें साफा पहनाएंगे और शिवजी साहब इन्हें एक छोटा सा पौधा भेंट करेंगे। प्रकृति का ये अनमोल तोहफा जो हम सबको मेरा निवेदन आदरणीय गोविंद सिंह जी साहब से कि आप भी पधारें। श्याम जी लदरेचा साहब आप पधारें। गोविंद सिंह जी साहब को साफा पहना करके उनका स्वागत करें। दो पर्सनैलिटीज हैं साहब, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये वो कर्म योगी हैं जिन्होंने अपनी कर्मठता से समाज में सकारात्मकता को फैलाया है। श्याम जी लदरेचा साहब वरिष्ठ अधिवक्ता राजस्थान हाई कोर्ट, कन्हैयालाल जी साहब, स्वागत और सम्मान की ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो हमारे लिए देवताओं से भी बड़े होते हैं। चलिए मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखाता हूं। साल 2018 ये वो साल था जब न्यूज नेशन में बरसों तक नौकरी करने के बाद हमने नोएडा में एक छोटे से ऑफिस से शगुन प्रोडक्शन और खबर अपडेट की नींव रखी। शगुन प्रोडक्शन में हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते और खबर अपडेट के जरिए पत्रकारिता के मिले संस्कारों को जिंदा रखने की कोशिश करते। मुट्ठी भर लोग और सीमित संसाधन, लेकिन इस बात पर गहरा विश्वास कि साफ नीयत से किए काम को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ये बात फलीभूत भी हुई। कुछ ही महीनों में हमारी स्टोरीज वायरल होने लगी। एक के बाद एक हमारी दर्जनों स्टोरीज को लाखों लोगों ने देखा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्टोरी तो इतनी वायरल हुई कि एक दिन के लिए खबर अपडेट पूरे इंडिया में ट्रेंड करने लगा। नतीजा ये हुआ कि फकत 7 महीनों में ही हमारे चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। YouTube ने अमेरिका से हमें सिल्वर प्ले बटन भेजा तो हौसला दुगना हो गया। साल 2020 में कोरोना कालखंड के बाद हमने बीकानेर आकर एक के बाद एक कई नवाचार किए। काव्यशाला, बातपोशी, वायरलनामा, इंटरव्यूज, बीकानेर के समग्र विकास को समर्पित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बीकानेर संवाद जैसे प्रयासों को जनता ने खूब सराहा। यहाँ तक की यात्रा तक खबर अपडेट करीब 4,82,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बन चुका था। लेकिन अब भी लीक से हटकर
कुछ करने की तलब पूरी नहीं हुई थी। हमें हमेशा ऐसा लगता आया कि देश की मीडिया में आम आदमी को हीरो नहीं माना जाता। देश में नकारात्मकता का माहौल तेजी से फैल रहा है। मीडिया सकारात्मक स्टोरीज को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। जरा सोचिए, उस भारत की तस्वीर कैसी होगी जिसमें संघर्षों में तपे आम आदमी को नायक कहा जाएगा, उनसे समाज को प्रेरित किया जाएगा, देश में सकारात्मकता का विस्तार किया जाएगा। हमने इस सोच को नाम दिया सक्सेस टॉक्स और जुट गए इस नए मिशन पर। पॉजिटिव जर्नलिज्म की सोच के साथ साल 2021 में शुरू किए इस मंच पर लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनवाई जा चुकी है। इन स्पीकर्स में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोगों से लेकर कई IAS और विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। इनकी कहानियों को सक्सेस टॉक्स के ऑफिशियल YouTube चैनल पर देखा सुना जा सकता है। अगर आपके ध्यान में भी कोई ऐसा रियल हीरो है तो उनकी कहानी हमें onlysuccesstalks@gmail.com पर भेज सकते हैं। रिपीट कर रहे हैं, onlysuccesstalks@gmail.com। हमारा मानस है कि इसे देश के दूसरे शहरों तक भी ले जाया जाए और आपसे ये उम्मीद कि हमारी इस यात्रा में आप हमेशा साथ खड़े रहेंगे। खबर अपडेट और सक्सेस टॉक्स के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। एक ऐसा युवा जो टेलीविजन में नौकरी कर रहा था, बेहतरीन, was a very strong part of media. 125 से अधिक डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका था, जिसने मीडिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। And then that complacency came. समझ में आया कि मीडिया बंद करके काम नहीं कर सकता। सब कुछ छोड़ा और यह तय किया कि पत्रकारिता को सर्वोच्चता के शिखर पर ले जाकर के जी करके देखा जाए। आसान तो नहीं रही होगी ये यात्रा। सक्सेस टॉक्स जिनका बेबी है, जिन्होंने इसे इमेजिन किया, कंसीव किया, डिलीवर किया, मुझे लगता है सक्सेस टॉक्स के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और उस शानदार, ओजस्वी और कर्मठ युवा को मंच पर बुलाना चाहिए जिनका ये बेबी है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत करें यंग एनर्जेटिक सुमित शर्मा। प्लीज सुमित। थैंक यू सो मच किशोर सर। थैंक यू सो मच किशोर सर। थैंक यू रेस्पेक्टेड स्पीकर्स का, थैंक यू जीत यूनिवर्स का और थैंक यू आप सबका। 2021 में कोरोना के बाद हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो कोई नहीं कर रहा। इसके बाद शुरुआत होती है सक्सेस टॉक की। साल 2021 में हमने जो बड़े नाम थे इनको बुला के उनकी टॉक्स को रिकॉर्ड करके उनकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। नीरज सर, आप इस बात के शुरुआत के गवाह रहे हैं। वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि फलदार पेड़ हमेशा से झुका होता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि साल 2021 में ही हमने हमारे बीकानेर के ऑफिस में इनको आमंत्रित किया। मई का महीना था और हमारे ऑफिस का जो एयर कंडीशनर है वो ख़राब हो गया। मैंने बहुत ही गिल्ट सा महसूस करते हुए इनको कहा कि सर स्टूडियो का एसी ख़राब है। तो इन्होंने एक बात कही जो मुझे लगता है आप सब लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि तो क्या हुआ, हम जब स्टूडेंट थे तो बिना कूलर के भी रहते थे, चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। इस तरह हम लोग कुछ और लोगों को बुलाते गए, लोगों का साथ सहयोग मिलता गया। उसके बाद लोगों का प्रेशर रहने लगा कि आप इसको ऑफलाइन भी आयोजित कीजिए। हम चाहते हैं कि हम हमारे रोल मॉडल को गोविंद जी फेस टू फेस मिलें, उनसे बात करें, उनसे सवाल करें। हम बहुत ही छोटी टीम के साथ काम करते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन बहुत ही सेवा के भाव के साथ, पूजा के भाव के साथ काम को बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। मन में ये डर भी था
कहीं फिर से एसी खराब हो गई तो। लेकिन एक तरफ लोगों का प्यार था और एक तरफ डर था। प्रेम और डर के इस द्वंद्व में प्रेम की जीत हुई। हमने बीकानेर में इसका ऑफलाइन आयोजन किया, खूब प्यार मिला। नीरज सर, 1000 के आसपास की क्राउड थी। बीकानेर की 500 यूनिवर्सिटीज से बच्चे आए थे। पहला कार्यक्रम बहुत हिट रहा तो हिम्मत मिली। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम भी हमने किया, उसमें तो और भी ज़्यादा क्राउड आई। तो हमें लगा कि लोगों के इस प्यार की हम लोगों को परवाह करनी चाहिए और ये कारवां निकल पड़ा। तब मैंने कहा था कि इस टॉक को मैं सिर्फ बीकानेर तक सीमित नहीं रखूँगा। मेरी कवायद, मेरी कोशिश रहेगी कि हर यूनिवर्सिटी के बच्चों तक ये टॉक पहुँचे और आज ये आयोजन हो रहा है। आप सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो नीरज सर, ये तो थी सक्सेस टॉक की शुरुआत। सक्सेस टॉक की सक्सेस क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। भले ही हमने अब तक करीब 50 लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई है, लेकिन पद्मश्री गुलाबों की कहानी जो पिछले कार्यक्रम में हमने उनको बुलाया एज ए स्पीकर, सर देश के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करीब 15 करोड़ से ज़्यादा लोग उनकी कहानियों को सुन सके हैं। हमारे एक और स्पीकर थे रोशन नागर। मेरे पास में फ़ोन आया पश्चिम बंगाल से कि आपने इस तरह का प्रोग्राम किया है और ये रोशन है, रोशन की कहानी वाकई बहुत इंस्पिरेशनल है, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने उनको सम्मानित किया और मुझे लगता है यही सफलता है। आप लोगों की सफलता में ही हमारी सफलता छुपी है। जीतने का साहस हमें सिखाया, संभली ने हमें संभलना सिखाया। आप सबका प्यार, मोहब्बत, स्नेह, सहयोग मिलता रहेगा जो हमें हौसला देगा कि हम ऐसे ही कोई सक्सेस टॉक हिंदुस्तान के किसी और बड़े शहर में ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ कर सके। थैंक यू सो मच। जोरदार जोरदार ये तालियां बहुत कम थी सुमित के एंडेवर्स के लिए। आसान नहीं होता हेम शर्मा बनना, आसान नहीं होता सुमित शर्मा बनना भी। आज शिखर पर आप देख रहे हैं, लेकिन वो यात्रा जो शून्य से शुरू हुई थी। आसान नहीं है गोविंद सिंह राठौड़ बनना। आज सफलता के शिखर पर बहुत सारे लोग आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज के जिस तबके के साथ में मिलकर के गोविंद सिंह जी काम करते हैं, उस तबके के किसी चेहरे पर मुस्कुराहट का आना इनका सही मायनों में सक्सेसफुल होने का पर्याय है। आसान नहीं है मधु भाट का मधु भाट बनने की यात्रा के इस पूरे वृत्तांत को देखना। आज सफलता के शिखर पर लाइमलाइट है, कैमरास हैं, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, लेकिन कल्पना करिए उस समय की जब मधु भाट ने अपनी यात्रा शुरू की थी। आज पूरे राजस्थान में लोग जानते हैं कि एक आईएएस है नीरज के पवन साहब, लेकिन नीरज के पवन बनने की यात्रा और उस यात्रा के दौरान होने वाली वो छोटी छोटी सी चीजें जो इन्हें वास्तव में एक मुकम्मल आईएएस ऑफिसर बनाती हैं। एक आईएएस ऑफिसर जिनका कोई ऑफिस ही नहीं है, उनका पूरा कार्य क्षेत्र ऑफिस है, वो जहां खड़े हैं वहीं से काम होता है। इट्स नॉट कि उन्हें किसी औपचारिकता की जरूरत पड़ती है, कोट पहने, टाई पहने। मैंने, ये युवा बच्चे बैठे हैं, सुमित कहानी सुना रहा था। नीरज के पवन साहब जब बीकानेर में एक डिविजनल कमिश्नर थे तो लोगों को पता चला कि डिविजनल कमिश्नर क्या होता है। शहर की जो अव्यवस्था थी उसे उसी वक्त दुरुस्त करवाया। ये प्रॉम्प्टनेस का नाम है नीरज के पवन। जब एक युवा, आप सड़क से मोटरसाइकिल लेकर के गुजर रहे होते हैं और एक युवा जो उस शहर का मेहमान है वो ये पूछता है कि सर मुझे फलानी जगह पर जाना है, और आप कहते हैं बैठ मेरे पीछे मैं छोड़ दूंगा। इस शख्सियत का नाम है नीरज के पवन। और आज भी जयपुर में किसी बंद कमरे के ऑफिस में बैठने की बजाय एसएमएस ऑफिस में आपका पूरा का पूरा कार्यकाल है। ये नीरज के पवन जो अपने इन कामों से हजारों लाखों युवाओं को मुतासिर करते हैं,
उन्हीं की सक्सेस स्टोरीज हम आज यहाँ पर सुनेंगे और इस पूरी चीज़ का जो ताना बाना बुना है खबर अपडेट और जीत यूनिवर्सिटीज़ और संभल ट्रस्ट ने, हम एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए, मिशन और विजन के बाद अब बारी हमारे स्पीकर्स के टॉक्स की है। हमारे पहले रोल मॉडल की कहानी आपको किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगेगी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप क्या नहीं कर सकते। ये कहानी आपको सिखाएगी कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो क्या नहीं किया जा सकता, और ये कहानी सिखाएगी कि बदलाव कैसे लाया जा सकता है। कैन यू इमेजिन, कैन यू गेस मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों? बता सकते हैं नाम? चलिए, मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। अमीर कजलबाज का यह शेर गोविंद सिंह राठौड़ की शख्सियत पर सटीक बैठता है। जोधपुर के रहने वाले गोविंद सिंह ने बचपन से ही महिलाओं पर अत्याचार होते देखे हैं। ये तजुर्बे इतने कड़वे थे कि उन्होंने 23 साल की उम्र होते होते अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर संभली ट्रस्ट की नींव रखी और जुट गए महिलाओं, बच्चों और LGBT कम्युनिटी के लिए काम करने की दिशा में। इस दौरान उन्होंने कई बार विरोध झेला। एक बार तो कुछ लोग उनके पीछे तलवार लेकर भी दौड़ पड़े, लेकिन तमाम संघर्षों को झेलते हुए गोविंद सिंह लगातार आगे बढ़ते रहे और पिछले 18 सालों से आज तक वे महिलाओं, बच्चों और LGBT कम्युनिटी के लिए इतना काम कर चुके हैं कि उनके काम की गूंज 7 समंदर पार भी सुनाई देने लगी है। उन्होंने हजारों लोगों का जीवन संवारा है। जटिलता से सफलता की उनकी ये कहानी आपको कई सीख दे सकती है। तो हो जाइए तैयार, सुनते हैं गोविंद सिंह की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। यूं ही नहीं कोई गोविंद सिंह बनता। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए आदरणीय गोविंद सिंह जी राठौड़ साहब का मंच पर। नमस्ते। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सक्सेस टॉक्स के लिए और जीत यूनिवर्सिटी के लिए कि हमें ये मौका दिया। कोई बड़ी ब्रांड या कोई बड़ा सा सपना या बड़ी सी कहानी लेके आपके पास में नहीं आया हूँ, और जो मैं थोड़ा बहुत मैंने काम किया है पिछले 18 सालों में, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जो है जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए आया हूँ। मैं एक कहानी के साथ में शुरू करूँगा। मैं अभी कुछ दिन पहले जैसलमेर में था, संस्था के एक प्रोजेक्ट को विज़िट कर रहा था, तो एक स्मेल आ रही थी वहाँ पे महिलाओं के बीच में। तो मैंने पूछा कि ये स्मेल किस चीज़ की है। तो मुझे बताया गया कि एक महिला है, 16-17 साल की है, और उसके एक छोटा बच्चा है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको कोई इन्फेक्शन हुआ उसके ब्रेस्ट के नीचे, जिसमें पस फॉर्म हो गया, और हस्बैंड मना कर रहा है कि वो ऑपरेशन नहीं करवा सकती, उसको स्टिच नहीं करवा सकती क्योंकि बच्चा भूखा रह जाएगा। तो ऐसे में पस भी निकल रहा है, ब्लड भी निकल रहा है, और वो बच्चा जो है उसी होल से जो है मदर को ब्रेस्ट फीड कर रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश करी वो ऑटो ड्राइवर हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए, उस लेडी को कन्विंस करने के लिए, उसके फादर इन लॉ को कन्विंस करने के लिए। तो फादर इन लॉ ने बोला कि मेरे तो किडनी के अंदर स्टोन है, तो आप जो है मेरा क्या करोगे? तो मैंने कहा आप भी साथ चलो, आपका भी ऑपरेशन करवाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस महिला को फिर जोधपुर लेके आया गया जैसलमेर से, और उनको जो है यहाँ एक हॉस्पिटल में दिखा के स्टिचिंग के लिए जब बात आई, वो जो घाव है उसको सुखाने की बात आई, तो हस्बैंड ने यहाँ पे भी आके बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। और बच्चा भी 8-9 महीने का है, जो कि स्पून फीड भी करते हैं, पर वो फादर चाह रहा है कि वो जो है ब्रेस्ट फीड करे। तो ऐसे में बहुत सारे काउंसलिंग के बाद में जो है उस महिला को स्टिचेस वगैरह लगे, और वो जो है पेरेंट्स भी खुश हैं कि वो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर सकेगा।
तो ऐसी बहनों को जो है सशक्त बनाने का काम है, जिनके आगे पीछे जो है कोई गॉडफादर नहीं है, या उन लोगों के साथ काम करने का पूरा जो प्रोग्राम है जिनको कोई आगे लाने के लिए नहीं समझता है। क्योंकि मैं जिस परिप्रेक्ष्य से आता हूँ वहाँ पे जो एम्पावरमेंट है वो बॉटम अप है, ना कि टॉप बॉटम है। मेरे पास में कई बार जो है LGBT समुदाय से भी लोग आते हैं। थोड़े दिन पहले एक बच्ची हमारे पास में आई जो शेल्टर के लिए आई और कहा कि मैं अपने आप को जो है कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हूँ जिस बॉडी में मैं हूँ। तो मैंने उनको कहा कि हम लोग आपको हमारे शेल्टर में रख तो सकते हैं, पर उससे पहले आपके पेरेंट्स को हम पूछेंगे कि आपकी डॉटर हमारे पास में है। आप भले 21 प्लस हो, पर हमारा एक दायित्व बनता है कि हम आपके पेरेंट्स को इस चीज़ की इत्तला करें। मदर आए, उनके पूरे दिन उनके मदर उनको समझाने की कोशिश कर रहे कि तुम घर चलो, तुम घर चलो। शाम को 7:30-8 बजे के बाद में मदर ने कुछ लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और हम पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। जबकि उस दिन करवा चौथ था, हमारे साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे पूरा दिन उनके साथ में थे और उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपने डॉटर को 2 दिन फ्री छोड़ दो। तो मैंने उन मैडम से कहा कि आप यहीं रह जाएं शेल्टर में, मैं उस बच्ची के साथ में उसको समझाने की कोशिश करनी है तो आप कल दूसरे दिन तक भी रुक के यहाँ पे रह सकते हैं और आप विश्वास करें कि एक सेफ स्पेस है उस बच्ची के लिए। क्योंकि पहले से 85 के करीब महिलाएं, बच्चियां जो है ट्रस्ट में शेल्टर और बोर्डिंग स्कूल के लिए रह रही हैं। मैंने उनसे कही कि ये राजपूत हाउस होल्ड है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग जिम्मेदार लोग हैं और इस बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे। ऐसे में मदर ने खड़े होकर कहा, अच्छा अपने आप को तू राजपूत बोलता है, राजपूत बोलता है। एंड शी स्पेट ऑन माई फेस। उन्होंने एकदम से थूक दिया मेरे चेहरे पे कि तुम मेरी बच्ची को बरगलाने का काम कर रहे हो, ना कि हमारी बच्ची को तुम सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हो। तो उसके बाद में 8-9 महीने वो बच्ची हमारे साथ में शेल्टर में रही और खूब हमें धमकियां दिलवाई गई। खूब तरीके के लोग आए और जिन्होंने हम पे हर तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश की। मेरा बस यही मकसद रहता है कि आप जो हो वैसे रहो, इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर आप किसी गांव से आते हो तो यू मस्ट गिव बैक टू योर गांव, अगर आप किसी समाज से आते हो तो यू मस्ट गिव बैक टू योर समाज। तो इस तरीके से कई सारे हज़ारों केसेस ऐसे हैं जब मैंने 18 बहनों के साथ ये काम शुरू किया और आज मैं 76,000 के करीब बहनों, बच्चों और लैंगिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। और ठेठ गांव सेतरावा से निकल के, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लेके यूनाइटेड नेशंस के जिनीवा के UNHRC के 60th सेशन में मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का और इस देश का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ फरवरी में जिनीवा जाने का, जहाँ पे मैं ये जो पाकिस्तानी माइनॉरिटी यहाँ इंडिया में रह रहे हैं उनकी बात कैसे मैं वहाँ पे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ पाकिस्तान में घट रही हैं वो बहुत ही निंदनीय और बहुत दयनीय है। जब बात करते हैं चैलेंजेस की, तो इसमें ये होता है कि कितनी बार ये होता है कि बीइंग अ मैन यू वर्किंग विद वुमेन, तो हमारे खुद के लोग कहते हैं अरे मिनखा वालों काम को थोड़ी नहीं है, हिलाई हिकाओ, नीचे बैठो एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको ये रहता है कि नहीं, आपको उस टाइम पे जेंडर फ्लूइड होकर सोचना पड़ता है। जब आप एक सोशल वर्कर होते हो, आप फिर किसी जेंडर में बंधे हुए नहीं होते हो कि आप पुरुष हो, महिला हो, आप लैंगिक अल्पसंख्यक हो, आप क्या हो। जब आप सेवा में घुस जाते हो, आप एक तरीके की साधु की जिंदगी में जीते हो जिसके अंदर आपको हर किसी को साथ में लेके चलना पड़ता है। मैं बम्बा मोहल्ला गया था एक दिन, जहाँ पे हमारा केंद्र चलता है, जहाँ पे हम लोग करीब 100 लोग इकट्ठे हुए थे। वो मेरा फर्स्ट डे था बम्बा मोहल्ला के अंदर और मेरे फादर के फ्रेंड के घर में ही हम लोगों ने, उनकी बेकरी बंद हो गई थी तो वो हम लोगों ने रेंट किया था। काफ़ी देर हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें करी महिलाओं से। कुछ लोग बुरखे में थे, हिजाब में थे, किसी ने बाया लगा रखा था और करीब 100 के करीब महिलाएं थी। एक पुरुष वहाँ पे आते हैं और दरवाजे के ऊपर आके ऐसे खड़े हो जाते हैं और काफ़ी देर सुनते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि हमको यहाँ पे क्या मिला है। तो मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आया, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, आप खामोखा कौन? तो कहते हैं कि नहीं, आप हमारे मोहल्ले में आए हो, हमें आज तक जो है यहाँ क्या मिला है, इंडिपेंडेंस के बाद में तो हमारे 14वीं पास लोग भी जो हैं अभी भी रेडी खींच रहे हैं। तो आई फेल्ट वेरी बैड कि दिस गाय इज थिंकिंग दैट वे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, दे हैव डन सो वेल। कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। दिस गाय स्टिल थिंक्स फ्रॉम हिज नीज आई थिंक। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा और यहाँ पे मैं कोई हिंदू मुसलमान करने के लिए आपके पास में नहीं आया हूँ।
ठीक है, मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, पर मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मैं अपने आप को किसी जाति धर्म से भी ऊपर समझता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मेरी कोई धर्म है या कोई जाति है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है घंटा घर में क्या हुआ था, तलवारें उठाई गई थी, इंशाल्लाह तलवारें फिर हम रखेंगे, अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? एंड आई वॉज वेयरिंग अ लिटिल बिंदी, यहाँ पे माता जी की कोई पूजा थी उस दिन घर पे, तो वो लगा के गया था। तो आई थॉट आज से इस बिंदी के ऊपर ही सिस्टम बैठने वाला है। बट देन यू नो आई सेड नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सोशल वर्क है। आप भाई साहब से पूछे जिनका मकान है, वो मुझे जानते हैं पिछले कई सालों से, तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो वो चले गए और मैं मेरे फिएट की तरफ जा रहा था। फिर मैंने कहा ऐसे अंकल को छोड़ नहीं सकते, फिर ये रोज रोज वाला काम रहेगा। तो मेरे साथ में कुछ फॉरेन वॉलंटियर्स भी थे, वो भी थोड़े से घबरा गए कि ये क्या चल रहा है। तो फिर मैं वापस उन अंकल को ढूंढते ढूंढते गया, वो चाय की दुकान पे बैठे हुए थे। मैंने जाके कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं जिस परिवार से आता हूँ, सन 47 में मेरे दाता, मेरे ग्रैंडफादर जोधपुर लांसर्स में थे, और इतनी गलियों के अंदर हिजाइनिस जोधपुर के साथ में पैदल चले, और उन्होंने फरमाया कि हिंदू मेरी एक आंख है, मुसलमान मेरी एक आंख है, आप मारवाड़ छोड़ के जाओगे तो मुझे अंधा करके जाओगे। मैंने कहा मैं उस मुहिम के परिवार का हिस्सा हूं जिन्होंने ये मतलब उन्होंने क्लियर करा कि मुस्लिम्स विल बी वेरी सेफ इन मारवाड़ एंड दे शुड नॉट गो टू पाकिस्तान। इसलिए आज सबसे बड़ी पॉपुलेशन राजस्थान में भी मुस्लिम्स की मारवाड़ के अंदर है, क्योंकि उनको उस टाइम पे वो सिक्योरिटी सेफ्टी वो प्रॉमिस किया गया था। तो मैंने उनको वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करी कि हु आई वाज एंड व्हाट आई वाज डूइंग एंड एवरीथिंग। फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि भाईजान कोई काम हो तो याद कर लेना, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। तो हर चीज़ में एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, हर चीज़ में उस समाज का, उनके मानसिकता का, उनका जो माइंडसेट उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और उनके हिसाब से आपको काम करना ज़रूरी है। और दूसरा, हर काम जो है नीड एंड डिमांड बेस्ड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने ये पढ़ाई करी है और मैं वहाँ जाके उनको ये सिखा दूंगा, वो पढ़ा दूंगा, ये करा दूंगा, रातों रात उनको अमीर बना दूंगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सक्सेस इज़ नॉट हाउ मच मनी यू हैव, है ना, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। तो आप देखें कि अगर बम्बा मोहल्ला है और एक उदय मंदिर आसन है या खेतानाडी है या कोई दूसरे एरियाज हैं, उनमें हम सोचते हैं मुस्लिम्स हैं, पर आपको पता है कि उनमें भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनमें भी अलग अलग कास्ट्स हैं, जहाँ पे आपको उनके हिसाब से प्रोग्राम को जो है डेवलप करना पड़ता है, ताकि आप उनको ग्रास रूट तक टच कर सको और उनको स्वावलंबी बना सको, उनको उनके पैरों पे खड़े कर सको। आज ट्रस्ट के अंदर करीब 100 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आके अपनी इंटर्नशिप पूरी करते हैं। सबसे मेन, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे एलीट यूनिवर्सिटीज़ भारत सरकार के जो देश में चलते हैं, उनके बच्चे आके और हमारे यहाँ पे काम सीखते हैं, देखते हैं कि एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डेवलपमेंट का काम जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी के अंदर कर रहा है। ठीक। उसके अलावा जो है महिलाएं जो आती हैं, बच्चे जो आते हैं, उनको भी जो है जो कुछ काम किया जाता है वो उनसे पूछ के किया जाता है, उनके सर्वे वगैरह करके किया जाता है कि आप क्या सीखना चाहते हो, हम आपको वो आके सिखाएंगे। आपको निःशुल्क वो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि आप आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। संभाली जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में ज़्यादा मतलब प्रेफर करता है। तो हम लोगों ने हेरिटेज वॉक्स शुरू करें which are led by the LGBT people, first walks in Rajasthan where gender minority takes foreign tourists for a walk 3 hours in the morning. Also Sambali runs the first LGBT cafe in the old city of Jodhpur, which is again first in Rajasthan. तो जिससे कि ये अपने खुद के पैरों पे खड़े हो सके, अपनी इज्जत की रोटी कमा सकें, अपने जो है आय का कोई ना कोई नया जरिए से जुड़ सके। अगर आप लोगों को कभी भी किसी तरीके का इंटर्नशिप हो या वॉलंटियरिंग हो और आप कोई ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन से जोधपुर, जैसलमेर या फलोदी में कहीं जुड़ना चाहते हो, तो आप आके संभाली में संपर्क कर सकते हैं। मैं सक्सेस टॉक्स को एक बार बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और कि आपने एक पॉजिटिव जर्नलिज्म के ऊपर भी बात की, क्योंकि मैंने तो 3 साल पहले घर के सारे टीवी बंद करवा दिए। अभी जो है वो सिर्फ नेटफ्लिक्स और
प्राइम वीडियो ही चलता है और या मेरे मदर के वो संस्कार चैनल चलता है, बाकी तो सारा बंद किया क्योंकि आप टीवी चालू करते हो और एवरीथिंग इज सो नेगेटिव एंड अगेंस्ट द होल ह्यूमैनिटी, जैसे कल ही पूरी दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके खुद से गर्व महसूस होता है। लोगों के जीवन के अंदर अगर 1% आप कुछ कर सकते हो या उनके जीवन में कोई बदलाव ला सकते हो या उनसे जुड़ सकते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो प्रोवाइड कराता है। और सबसे लास्ट में बताना चाहता हूं कि अगर 10th पास व्यक्ति ये कर सकता है तो ये सब कर सकते हैं और ये आप घर से शुरुआत कर सकते हो। मैंने तो अपने घर में जो डोमेस्टिक हेल्प आती थी उस महिला के साथ में काम शुरू किया, उनकी 2 डॉटर्स के साथ काम शुरू किया और 76,000 महिलाओं, बच्चों और लैंगिक अल्पसंख्यकों तक पहुंचा। और आप लोग भी जो है हर छोटी सी प्रॉब्लम को पर्सनल लेके और लोगों के जीवन में जो है बदलाव ला सकते हो। और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, मीन्स अ वर्ल्ड लॉट। थैंक यू। गोविंद सिंह जी जैसे आदमी के लिए अगर तालियां इतनी कम बजे तो ये सोचना पड़ेगा। वाकई बहुत शानदार काम कर रहे हैं। किसी का जीवन बदल देना, किसी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट ला देना या किसी को अभयता प्रदान कर देना, जितना शानदार आप काम कर रहे हैं गोविंद सिंह जी, आज आपको सुनकर के लगा कि ये आपकी मदर के जो संस्कार चैनल देखने के संस्कार हैं वो यहां पर पर्सोनिफाई हो चुके हैं। दैट इज व्हाट अनडाउटेडली समथिंग वेरी स्पेशल। हम सब लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, हमारे पास में अपनी तकलीफें हैं, अपनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर दूसरों का क्या? हमारा इंसान होना निरर्थक है अगर हमारे संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की आंख में आंसू हैं। यही तो पॉजिटिविटी है। ये हम बदलेंगे, देश बदलेगा और हम अपने चारों तरफ सकारात्मकता का वो बवंडर लेकर के आएंगे कि जो देश की सरकारें करने में असफल होती हैं वो देश के जिम्मेदार नागरिक किस तरीके से करते हैं। कलेक्टिवली वी ऑल आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट दैट रेडिकल चेंज। विल पावर इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूं दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, पहली टॉक में आपने जाना कि इंसान का विल पावर मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अब दूसरी कहानी इस बात को और भी पुख्ता करती है। हमारे दूसरे स्पीकर की कहानी सिखाती है कि वाकई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ताकत, शक्ति और उसका सही दिशा में अनुसंधान करना मानव जीवन का यही अंतिम लक्ष्य है। आप गैस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? एनी गेसेस गाइस? Yes. Let me get to you through this beautiful introductory video about our second speaker. मेरी आवाज ही पहचान है, गर्व याद रहे। भाट समाज की वो लड़की जिसे कभी काली कनूटी तो कभी भारी आवाज वाली लड़की के नाम से चिढ़ाया जाता था, लेकिन उस लड़की ने अपने मेहनत के बूते ऐसा मुकाम बनाया कि आज वही समाज उसे सजदा करता है। उस लड़की का नाम है मधु भाट। आज मधु भाट की पहचान एक उम्दा गायिका के तौर पर है, जिन्होंने रीजनल से लेकर बॉलीवुड सिनेमा तक अपनी सिंगिंग का परचम लहराया है। म्हारो प्यारो राजस्थान, गणगौर, मोमर जैसे गीतों ने उन्हें राजस्थान की सुर कोकिला बना दिया। उन्हें गायकी के लिए नेशनल से लेकर कई इंटरनेशनल अवार्ड्स नवाजे जा चुके हैं, लेकिन उनकी इस सुनहरी सफलता के पीछे बरसों का कड़ा संघर्ष था। कभी समाज ने मुंह मोड़ा तो कभी एक्सीडेंट ने उन्हें तोड़ा, लेकिन मधु डटी रही।
उनका वो संघर्ष आप सबके लिए एक मोटिवेशन का जरिया बन सकता है। तो आइए सिंगर मधु भाट की जुबानी ही सुनते हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी। कंठ सरस्वती जिनके साथ है, मैं हमारी आन बान और शान, जिनकी गायकी से हम सभी मंत्र मुग्ध होते हैं, बड़े सम्मान और अदब से जिनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, मधु भाट। माथेरी बिंदिया जिस्यो हिवड़ेरो अभिमान कालजीरी कौर है ओ म्हारो प्यारो राजस्थान 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 रे म्हारो प्यारो राजस्थान। घड़ी खम्मा, जय जय राजस्थान। थैंक यू सो मच। इस मंच के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ सुमित सर का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर और प्रेरित कर दिया, और साथ ही साथ इतनी खुशी हो रही है कि ये मंच मुझे साझा करने को मिल रहा है मेरे पर्सनल फेवरेट सीनियर आईएएस श्रीमान नीरज के पवन साहब। और आज मुझे ये अवसर मिला है कि जोधपुर की इस पावन धरती पर इतना प्यारा आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को, हमारे देश के भविष्य को मिल रहा है। तो आप सब तैयार हो? क्योंकि ये सक्सेस टॉक है, लेकिन मैं मेरी असफलता की कहानी सुनाऊंगी आपको, क्योंकि सक्सेस मुझे मिली जब मैं बहुत ज़्यादा असफल थी। असफलता क्या होती है, सच में अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा भी कनेक्ट हो पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक साधारण परिवार की लड़की जिसकी 5 बहनें, मतलब हम 5 बहनें 2 भाई, लेकिन मैं मेरे परिवार की एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल काली कोई यहाँ पे है तो नहीं, और बुरा मत माना, आज बिल्कुल माहौल बदल चुका है। उस वक्त ऐसा था कि समाज ही और आपके परिवार में ही अगर कोई बंदा कुछ तो भी प्रॉब्लम है तो वो नेगेटिविटी में ले लिया जाता है, इसकी शादी कैसे होगी, इतनी काली है, इसको कौन शादी करेगा एंड ऑल दैट। मेरे परिवार में भी यही हुआ, और कोई और बोलता, पड़ोसी बोलते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, सबसे ज़्यादा बुरा परिवार का ही लगता है। आई एम सॉरी फैमिली, मुझे आज इस मंच के माध्यम से सब कुछ सच बोलना है। बचपन में ये सब बातें होती थी, लेकिन 8th पास करने के बाद 9th में एक हादसा मेरे साथ हो गया, एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट। साल भर के लिए मैं बेड पर थी, आईसीयू में थी। उस एक्सीडेंट में मेरी लाइफ बदली। मैं सिंगर बनना चाहती थी, या मैं कोई स्टार बन सकती हूँ, या मेरे सपने अमेरिका तक, लंदन तक जा सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस एक्सीडेंट में जब मैंने म्यूज़िक को सुनना और थोड़ा सा सीखना और थोड़ा बारीकी से, जब मेरे पास टाइम था बहुत ज़्यादा, तो मैंने वहाँ पे अपने आप पे वर्क किया। उसके बाद जब मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती थी तो फिर एक प्रॉब्लम, फिर एक असफलता। मेरी जो ये आवाज़ थी ना, ये बहुत ही भारी थी। कोई भी मेरे गाने को सुनता ही नहीं था, स्टेज पर मुझे गाने ही नहीं देता था, या गाने भी दिया तो कोई एक आधा गाना कि ठीक है बाद में गवाएंगे एंड ऑल। मुझे मतलब हर कोई मुझे अवॉइड करता था। कहीं भी किसी कंपटीशन में जाती मुझे हार ही मिलती थी। ये भी फिर मुझे ताकत, मैंने ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कितना रियाज़ किया जाए कि हम फ्रंट में गा सकें, आगे आके गा सकें, या सोलो भी गा सकें। ग्रुप में कोरस मिलता था मुझे गाने को, जो भी काम मिलता था। मैंने कोरस में डांस भी किया है, मैंने एक्टिंग की है, मैंने रविंद्र रंगमंच पे 4 साल तक थिएटर किया है, नेशनल स्कॉलरशिप ली है मैंने थिएटर में। और मतलब आप मानोगे नहीं कि मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। मैंने कहा अब तो फैमिली को कुछ प्रूव करके दिखाना है कि प्लीज़, हूँ तो मैं लड़की, पर मुझे भी उड़ने दो, मुझे भी पंख दे दो। एक गाना जो मुझे हमेशा मैं गाती रहती हूँ, वो सुनाऊँ आपको? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं।
और फिर मेरे गाने के वजह से मेरे अखबार में फ़ोटोज़ आने लगे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने जब मुझे बुलाना शुरू किया, मैंने गवर्नमेंट्स के लिए भी प्रोजेक्ट करने शुरू किए, या कुछ गाने जैसे वीणा कैसेट में मेरे गाने आ गए। मैंने कहा ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रज़ा क्या है। अब हम खुद अपने गाने बनाते हैं, खुद का प्रोडक्शन है, और गाने बनाते के साथ साथ अब हम अपनी हर एक चीज़ जो कि किसी और पे आधारित रहती थी कि वो प्रोड्यूसर हमें गवाएगा या फलाना का ग्रुप चल रहा है तो उनके ग्रुप में जाके गाएंगे। आज मेरा खुद का बैंड है और मैं ऑल ओवर वर्ल्ड परफॉर्म करती हूँ, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, लंदन हो, एंड बहुत प्राउड हूँ, बहुत खुशी है मुझे। एंड आप सबको प्रेरणा के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी। और मुझे ऐसा लगता है आज जो मैं खड़ी हूँ आप सबके सामने, तो एक ही बात कहूँगी कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी बात के साथ एक छोटा सा मेरा सौभाग्य वाला दिन बताना चाहूँगी कि 13 जनवरी 2013 को मैं लता मंगेशकर माँ से मिल चुकी हूँ, उनके चरण स्पर्श कर चुकी हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज भगवान की कृपा से माता पिता का आशीर्वाद, माँ सरस्वती, माँ भगवती और मेरे महादेव और आप जैसे बड़े बड़े अच्छे प्यारे दिग्गज लोगों की वजह से एक अच्छा काम कर रही हूँ। मुझे भी सोशल करना काम बहुत पसंद है। मतलब हमारे आस पड़ोस के अगर कोई भी बच्चे म्यूज़िक सीखना चाहते हैं मैं उन्हें सिखाती हूँ, और मुझे म्यूज़िक का स्कूल या ऐसी एकेडमी खोलनी है जहाँ पर मैं उन बच्चों को म्यूज़िक सिखा सकूँ जो कि पैसा लगा के सीख नहीं पाते या जो भी है। आप सभी का जीवन बहुत ही खुशियों भरा, बहुत ही सक्सेस भरा हो। सक्सेस टॉक्स के माध्यम से यही कहना चाहूँगी। थैंक यू। ये दो कहानियां, जिंदगी के दो अलग अलग पन्ने, खुद का संघर्ष और समाज के संघर्ष को खत्म करना। और विश्वास करिए तीसरी कहानी आपको मंत्र मुक्त कर देगी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में सक्सेस टॉक्स की फॉर्मर स्पीकर कृति भारती साहिबा पधारी है। आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। माननीय महेंद्र जी दवे विद्या भारती प्रांत सचिव भी हमारे बीच में पधारे हैं, विराजे हैं। आपका भी इस्तकबाल है, नमन है। और राजस्थान की पहली कांस सेलेक्टेड डिजाइनर डॉक्टर शालिनी आर शर्मा साहिबा भी हमारे बीच में विराजी हैं। हम आपका भी स्वागत और सम्मान और इस्तकबाल करते हैं। और आप दिल थाम करके बैठिए, उस करिश्माई व्यक्तित्व से रूबरू होने के लिए जिसने अपनी जिद और अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी को जिया है। उन्हें जानने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है। A man with a big heart, stupendous courage, जो काम करना है वो करना है, come what man, there is nothing in the world that can stop him। राजस्थान में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, सबकी अपनी अनूठी विशिष्टता है, लेकिन ऐसे बहुत कम आईएएस होंगे जो कलेजे में उतर जाते हैं। जहां रहे वहां अपनी अमिट छाप छोड़ी, सैकड़ों हजारों लाखों जिंदगियों को मुतासिर किया। बहुत लो प्रोफाइल जिंदगी जीते हुए हाईएस्ट प्रोफाइल पर जाकर के काम करने की जिनकी कुव्वत ने उन्हें सबसे अलग कतार में खड़ा कर रखा है। मैं बात कर रहा हूं लोकप्रिय आईएएस और राजस्थान सरकार में युवा खेल मामलों के विभाग में शासन सचिव आदरणीय श्री नीरज के पवन साहब का। प्लीज प्ले द वीडियो। हो सकता है मैं आपकी समस्त समस्याओं का समाधान न कर पाऊं, किंतु आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का पुरजोर प्रयास अवश्य करूंगा। ये वो वाक्य है जिसे आईएएस नीरज के पवन का ध्येय वाक्य कहा जा सकता है। झालावाड़ के रहने वाले नीरज सरकारी विद्यालय में पढ़कर देश की सर्वोच्च सेवा तक पहुंचे।
उनकी पहचान एक संवेदनशील आईएएस अफसर की रही है। वे ऑफिस से ज्यादा फील्ड में रहकर काम करना पसंद करते हैं। उनकी खासियत है कि वे एक कॉमन मैन से कॉमन मैन की तरह ही मिलते हैं। बहुचर्चित गुर्जर आंदोलन में करीब 72 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद वहां एक भी गोली नहीं चली। इस आंदोलन को शांत करने में भी नीरज के पवन की भूमिका की पूरे प्रदेश में सराहना हुई। वे जिस जिले में भी जाते वहां इतने लोकप्रिय हो जाते कि जनता उनके ट्रांसफर होने पर नाराज हो जाती। फिलवक्त वे राजस्थान सरकार में युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव हैं। नीरज के पवन की जीवन यात्रा में ऐसे कई संदेश हैं जिनमें सफलता का असली मतलब छिपा है। तो आइए सुनते हैं नीरज के पवन की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए राजस्थान के शानदार सपूत का, आदरणीय नीरज के पवन साहब। रुख हवाओं का खिलाफत पे आमदा हुआ तो क्या, गैरों से लड़ते हुए अपनों से ही सामना हुआ तो क्या, जल्द ही सुनहरा कल नुमाया होगा, अभी वो बापर्दा हुआ तो क्या। मैं एक ऐसी कहानी को लेकर के आया हूं जो बिल्कुल एक गांव में कहीं पर शुरू होती है। राजस्थान का झालावाड़ जिला, सुदूर दक्षिण का जिला एकदम, और एक शिक्षक माता पिता के घर पर एक संतान, एक बेटा, एक बच्चा। उसको कक्षा 3 से ही एक सपना दिखाया जाता है कि उसे आईएएस बनना है, और जिसकी सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम से, पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से करता है। तो 15 साल का एक बच्चा 12th पास करके जयपुर में महाराजास कॉलेज में आ जाता है, और महाराजा कॉलेज में आकर के वो एक सपना अपने 2 दोस्तों के साथ एक स्टूल पे खड़े होकर ये आवाज लगाता है, कौन कौन आईएएस बनना चाहता है। 2 लड़के और आते हैं, 3 लोगों की दोस्ती हुई, 3 लोग, और तीनों एक सपना देखते हैं एक साथ कि हम अभी तो बच्चे हैं, 12th पास करके आए, 3 साल का ग्रेजुएशन बाकी है, उसके बाद पीजी बाकी है, उसके बाद और कुछ करना तो वो बाकी है। लेकिन सपना कब देखते हैं? फर्स्ट ईयर में। और मैं कहानी का अंत पहले ही बता देता हूं कि तीनों 100% सक्सेस, तीनों आईएएस बन गए। मैं राजस्थान, कमल पंजाब और सुरेंद्र यूपी। 3 भाई, एक मां की संतान नहीं है, लेकिन भाई से बढ़ के इसलिए है कि बरसों तक या तो अगल बगल के कमरे में या एक ही कमरे में पूरा जीवन साथ, तैयारी का जीवन, और तैयारी का जीवन नितांत अभावों वाला। जो एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया था सुमित ने कि विद्यार्थी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत अभावों में रहता है, और वो बिल्कुल हमने करके दिखाया। तो उस 8 साल की तैयारी के दौरान जब विद्यार्थी का जीवन आप जी रहे हो, तब आप कितनी भी कब न्यूनतम चीजों में, उन कम से कम चीजों में काम चला लोगे तो हो सकता है कि बड़ी लक्ष्य, बड़ी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हो। तो मैंने पहली बार आईएएस दिया, 21 साल का बच्चा आईएएस देता है, जबकि उसे कोई बताने वाला नहीं है। उस जमाने में कोचिंग भी नहीं होते थे, जयपुर में भी नहीं होते थे कोचिंग, दिल्ली जाके बुक्स भी नहीं मिलती थी, बुक्स भी दिल्ली जाके लानी पड़ती थी। तो बस में ऐसे लटक करके दिल्ली जाना, वहां से बुक्स लेके आना, पढ़ाने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो मैंने प्रीलिम्स दिया, साइको एंड पबेड से भर के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भर के, रिजल्ट आया और मेरा पहली बार में ही प्रीलिम्स पास हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे लगा कि अपन तो ठीक ठाक है भाई, धरती से 6 इंच ऊपर आ गए, है ना। मेंस, अच्छा मेंस देने के लिए अब जयपुर में पबेड पढ़ाने वाला कोई था ही नहीं। मैंने जिंदगी में पबेड कभी झांकी देखी ही नहीं थी। मैंने साइको, और जूलॉजी बॉटनी के साथ बीएससी किया और एमएससी किया। पबेड पढ़ाएगा कौन? अगेन एक महाभारत काल के गुरु जैसे गुरु के पास में गया कि गुरुजी पढ़ा दोगे क्या? गुरुजी ने कहा कि 20 बच्चे इकट्ठे कर लो, पढ़ा दूंगा। 20 बच्चे मैं कहां से इकट्ठे करूं? प्रीलिम्स पास किए हुए, उस जमाने में प्रीलिम्स बच्चे आईएएस पास ही नहीं करते थे इतनी।
तो मैं फिर क्या गुरुजी के पास कि गुरुजी 20 बच्चे तो इकट्ठे नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा 20 बच्चों की फीस दे दो। अब मैं इतनी फीस कहाँ से दूंगा भाई? तो गुरुजी छोड़ते हैं, गुरुजी भी छोड़ते हैं, सब्जेक्ट भी छोड़ते हैं। फिर नया सब्जेक्ट, प्रीलिम्स पास करने के बाद 2 महीने बचे हैं बस, एक नया सब्जेक्ट पकड़ा, फिलॉसफी। उसके गुरुजी मिले, उनके पैर छुए, गुरुजी ने कहा मैं पढ़ाऊंगा। अच्छे गुरुजी थे, पैसे भी ज्यादा नहीं मांगे, वो गुरुजी अच्छे थे, आज भी याद करता हूं उनको। उन गुरुजी ने पढ़ाया, मैंने मेंस दिया और मेंस भी हो गया, सेकंड सफलता। अब यहां थोड़ा सा गुरूर आ जाता है, गलती में बच्चा ही तो था ना, 22 साल का। इंटरव्यू देने गए, हमें लगा कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। रिजल्ट आया 1 मई 2002। तुम देखने गए, रिजल्ट देखा, मेरा कहीं नहीं हुआ था, 0, आउट, क्लीन बोल्ड। मुझे लगा मेरे आंखें कमजोर थी, मैं गलत देख रहा हूं। कमल से कहा कमल भाई तू देख ले, तो उसने कहा भाई देख क्या ले, हुआ ही नहीं है। असफलता तो इतना तोड़ती असफलता, तो घंटे 2 घंटे तो रोना धोना जो कुछ करते वो सब हुआ, लेकिन उसके बाद वापस से खुद को समेटा। 4 दिन बाद नई आईएएस थी, 4 दिन बचे थे बस। उन 4 दिनों में वापस से खुद को समेट के नए रण के लिए तैयार करना। और आपको पता ही है आईएएस में 0 पे आता है, वापस प्रीलिम्स, वापस मेंस, फिर इंटरव्यू, तो वापस वही सीढ़ी चढ़नी है आपको, 0 शुरू करना है। वापस से किया, 4 मई को एग्जाम थी 2002। अब की बार एग्जाम दिया, फिर प्रीलिम्स हो गया, पर अब की बार नो अल्लाह गुल्ला, सीख चुके थे ना लर्निंग पिछली वाली। मेंस दिया, मेंस भी हो गया, फिर नो अल्लाह गुल्ला, लर्निंग पिछली वाली। इंटरव्यू देने गए, शांति से दिया, वापस आ गए, नो अल्लाह गुल्ला, लर्निंग पिछली वाली। रिजल्ट आता है 1 मई 2003 को, और अब की बार आपके सामने खड़े। जो सफलताओं ने देती हैं उससे कई गुना ज्यादा असफलता ने सिखाया। जीवन फिर आगे चल पड़ा। आईएएस बनने के बाद पहला असाइनमेंट पाली में एसएयूटी के रूप में रहा। पाली से जो सीखा कि किसी एक पक्षीय बात को सुन करके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, कोई उन्हें क्रांतिकारी कहता होगा। तो जो मैं कह रहा था कि मैंने पाली से अपनी यात्रा शुरू की, उसके बाद मैं एसडीएम भरतपुर रहा। भरतपुर में जो टफ लोग थे, टफ असाइनमेंट्स थे, उन टफ असाइनमेंट्स को हैंडल करने की क्षमताएं दी। करौली ने मुझे गुर्जर आंदोलन दिया। आजादी के बाद पुलिस की गोली से किसी एक जाति के सर्वाधिक कोई लोग मरे हैं किसी एक आंदोलन में, तो वो गुर्जर आंदोलन में। पर जब से उसको हमने ये संभालना चालू किया, नो लाठी नो गोली, इसमें मेरे वरिष्ठ लोगों का काफी आशीर्वाद रहा। तो एक सेतु का, ब्रिज का जो मैं काम कर पाया, उन्होंने भी उसको कई बार सराहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर मैं बाड़मेर रुक जाता तो करौली नहीं मिलता। ईश्वर सृष्टा आपके लिए जो दे रहा है, उसके डॉट्स बाद में जुड़ेंगे। किसी ने कहा है तेरे मन का हो तो अच्छा, तेरे मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो उसके मन का है। करौली से मैं पाली गया। पाली में लोगों का सहयोग इतना अच्छा सा था वहां पर कि हमने कलेक्ट्रेट में एक दवा की दुकान खोल दी थी कि जिसके पास पैसे हो तो दे जाए, नहीं हो तो नहीं दे जाए। और वो आज देखिए राजस्थान की 8 करोड़ ही नहीं, अड़ोस पड़ोस की राज्य की जनता भी उससे लाभान्वित हो रही है। जब भरतपुर से मैं ट्रांसफर हुआ, भरतपुर में बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा कि लाठीचार्ज तक हुआ। बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं ने, वो कलेक्टर के घर से निकली, वो रो रही थी, उनको किसी ने कह दिया कि इसने करवाया है। उन्होंने उस घर पे पथराव कर दिया, लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं में तो खून निकल के कई लोगों के। सोच के देखिए कि ऐसा क्या इमोशनल कनेक्ट हो गया होगा कि वो आपके जाने पर आंदोलन कर रहे हैं, एक सरकारी अफसर के जाने पर। वो होता है कनेक्ट, उनकी छोटी से छोटी बात के लिए आपका सदैव उपस्थित रहना। पाली पे मैंने बड़ा सा एक वो लिखवा रखा था कोटेशन, हो सकता है मैं आपकी समस्त समस्याओं का समाधान नहीं कर पाऊं, किंतु आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का पुरजोर प्रयास अवश्य करूंगा। तो मेरा यही प्रयास होता था। कोई मेरे पास आया है, उसका काम होने लायक नहीं है, अगर वो आ गए हैं बूढ़े बाबा, एक मुस्कान जरूर लेकर के जाएंगे मेरे यहाँ से। हर एक बच्चे को ये विश्वास हो जाने का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए सदैव साथ खड़ा है।
हमने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने पाली के सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को बॉर्नवीटा डाल डाल के दूध पिलाया। कहाँ से पैसा आया, कहाँ से क्या वो होता चला गया, लेकिन अब बताइए कि वो बच्चा कैसे नहीं जुड़ेगा मेरे से। तो इस प्रकार इमोशनल कनेक्ट, आप टीचर हैं आपके स्कूल के बच्चों के साथ, आप डॉक्टर हैं आपके मरीजों के साथ, एम्पैथी, दूसरे के जूते में पैर रख के देखिएगा। वो जब आपके पास आया है तो कोई ना कोई पीड़ा से, परेशानी से आया है, और बहुत सारी चीज तो सिर्फ आपके सिंपल से सहारे से ठीक हो सकती है। डॉक्टर सिर्फ इतना सा कह दे कि सुनो बाबा ठीक हो जाओगे, काफी बीमारी ठीक हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर साहब के पास कोई आया, अगर कलेक्टर साहब उसकी बात पूरी सुन ले तो कम से कम ये तो बाहर जाके कहेगा ही कहेगा साहब मेरी सुनवाई तो पूरी हुई। बिल्कुल आम आदमी बन करके जब आपको निरीक्षण करने जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल का, किसी यातायात व्यवस्था का, तब आपको सच्चाई का पता लगता है। जैसे मैंने कई बार अस्पताल में आम आदमी की तरह चला गया, अब वो डॉक्टर ने मेरे को किस तरह से मुझे ट्रीट किया, नहीं किया, डांट दिया। जिन 8 करोड़ राजस्थानियों की सेवा के लिए इस राजस्थान में मैं आया, केवल सामान्य आईएएस के रूप में मैं काम नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि अभी भी प्रोबेशनर्स आइडियलिज्म जिसे हम कहते हैं कि वो जब बच्चा आईएएस बन के नया नया आता है ना, तो उसको लगता है शायद दुनिया बदल दूंगा मैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि नहीं, अभी भी बदला जा सकता है। हॉस्पिटल की, थानों की, जहाँ जहाँ पब्लिक इंटरेक्शन होता है, राशन की दुकान की, इनकी व्यवस्थाओं में मानवीय दृष्टिकोण लाया जा सकता है। अगर आप इंसानियत को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखेंगे और उस पन को माथे पे हावी नहीं होने देंगे, तो आप सच में जिस भी पोजीशन पे आप हैं, एक बेहतर अधिकारी के रूप में आप अपनी सेवाएं दे पाएंगे। जब मुझे बेस्ट कलेक्टर अवार्ड मिला तब मेरा तो नाम भी नहीं गया था। आप सोच के देखिए, क्योंकि मैंने कभी नाम भेजा ही नहीं। पूरे राजस्थान के कलेक्टर्स थे, उनकी मार्किंग हुई और उस मार्किंग में मैं नंबर बना गया। तो 15 अगस्त 2009 को जब बेस्ट कलेक्टर अवार्ड मैंने रिसीव किया, जब मैं थैंक यू बोलने गया हमारे मुखिया जो हमारे सीएस होते हैं, तो उन्होंने कहा देख भाई, हमने कोई तुम्हारे लिए कोई फेवर नहीं किया, हमने तो रैंकिंग करी थी, उसमें तुम नंबर 1 आ गए। तो वो खुदा का था। उसी प्रकार पीएम एक्सीलेंस अवार्ड हो या दूसरे जो अन्य अवार्ड मिलते गए, जो अभी राष्ट्र प्रमुख हैं, उनके मैसेजेस में कई बार यह आता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, आप इसमें और अच्छा कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं पूरी जिंदगी के निष्कर्ष के रूप में कहना चाहे तो कुछ चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली चीज, जो भी करो इतने मन से करना कि खुदा को भी लगे कि बच्चे को दे इसका परिणाम मिलना ही चाहिए। दूसरी चीज, जिस भी भूमिका में आप हैं उस भूमिका का निर्वहन पूरी शिद्दत के साथ करना। तीसरी चीज, कोई भी विफलता आपको मिलेगी, जिंदगी में जरूर मिलेगी। अगर वो मुझे पहली विफलता जब मैं आईएएस में फेल हुआ वो नहीं मिलती तो शायद मुझे राजस्थान का ऑर्डर नहीं मिलता। जहां भी आप हैं वो किसी न किसी प्रयोजन की वजह से है। आखिर के 2-3 लेसन और, जब आप किसी ऊंचे मकाम पे पहुंच जाओ तो हर मकाम पे याद रखना कि आपने उस सीढ़ियां चढ़ते समय खुद से जो वादे किए थे, खुद को जो कहा था कि जब मैं वहां पहुंच जाऊं, जब सक्सेस टॉक के मंच पे मैं पहुंच जाऊं, इनका मंच बहुत आगे बढ़े, ये टेक टॉक और जॉश टॉक से ऊपर आगे जाए, मेरी शुभकामनाएं सुमित को। मैं देख उस समय तक ये याद रखना कि जब आप टेबल के उधर थे, जो भी आपने सोचा होगा, आज जो टेबल के उधर है उसको आपकी उंगली पकड़ने की आवश्यकता है, आपका हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। मैं जब सुबह से शाम तक भटक रहा था कि मुझे कोई पढ़ा दे, जब मुझे गुरु नहीं मिल रहे थे, मुझे कोई नोट्स दे दे जब वो नहीं मिल रहा था, तो आज जब मैं इधर हूं तो हर साल ये कोशिश करते हैं कि 2-4 बच्चों का हाथ पकड़ें, उनको बताएं, उनको सिखाएं, उनको लेके चले, आओ मैं उंगली पकड़ता हूं। और मुझे ये विश्वास है हर साल 1-2-4 बच्चे तो उधर से इधर आ ही जाते हैं। तो आज जीट के इस कार्यक्रम में सारे वो बच्चे जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर वो हमारी कहीं मदद की आवश्यकता उन्हें लगे तो ज़रूर हमें आवाज़ दीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ पाए जाएंगे। और एक बिल्कुल अंतिम चीज़, ज़िंदगी हर व्यक्ति को मौका देती है, किस रूप में मौका मिलेगा अपने को नहीं पता, तो अपने को सतत परिश्रम की पराकाष्ठा वो सतत करते रहना है, लगातार करते रहना है। एक ज़माने में IQ और EQ की बात हुआ करती थी, अब PQ की बात भी होती है, परसेवरेंस क्वोशेंट्स, कि आप कितना लगे हुए हो, कितने ही विरोध आए, कितनी बाधाएं आई होंगी,
कितनी बार गिरोगे, मैं भी गिरा, आईएएस बनने के बाद भी गिरा, ढंग से गिरा, बहुत बुरी तरह से गिरा, लेकिन वापस से उठना, यही जीवन है। जीवन हमेशा उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच में ही चलेगा। तो जब कभी भी ऊपर हो तो ये नहीं सोचना कि बस यही अंत है, और जब कभी नीचे हो तब भी ये नहीं सोचना कि यही अंत है, कि इसके बाद भी ऊपर आएगा और हो सकता है कभी नीचे भी आना पड़े। तो आप एक दूसरे को संभालते चलें, अपने साथ जो कोई भी है उनको आगे लेकर बढ़ाने में जिसकी जो भूमिका हो सके सब उसमें कोशिश करें। एक अच्छा समाज बनाने में जितने पिलर्स हो सकते हैं, प्रशासन भी उनमें एक पिलर है, मीडिया उसमें एक पिलर है, एनजीओज उसमें एक पिलर है, उन सब पिलर्स में अपनी अपनी भूमिका हम निभाते चलें। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। नीरज सर को सुनना, बंधे हुए से सुनना, एक टाइम स्लॉट में सुनना इज नॉट कंप्लीट। नीरज के पवन, आपको वक्त मिलेगा इन्हीं तीनों विभूतियों से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का वक्त मिलेगा। ये जो सेकंड सेशन यहां पर तीनों साथ बैठ करके न सिर्फ आपके साथ संवाद करेंगे, ये सेशन बहुत काम का होने वाला है। अपनी जगह पर बने रहिएगा। मैं हमारे आज के तीनों स्पीकर से करबद्ध निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें। मेरी गुजारिश रहेगी सुमित से भी, वो भी मंच पर पधारें। और जितने युवा बैठे हैं, ये सेकंड सेशन इज गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। और आप सबके मन में जो सवाल उमड़ रहे हैं वो पूछने का अवसर अभी आपको मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, आप इनके साथ सेल्फी लेने की स्थिति में भी होंगे। A beautiful memorabilia that you would always like to cherish whenever and wherever you go back to your memory lane. So this is something absolutely exceptional. क्या ये तालियां थोड़ी और तेज हो सकती है? थैंक यू सो मच। मैं बहुत नटशेल में सर आप तीनों से दो तीन सवाल लेना चाहूँगा, और वो सवाल मेरे नहीं हैं, दरअसल वो सवाल पब्लिक के ही हैं। इस ऑडिटोरियम के बाहर कुछ पब्लिक है, उनका है। मेरा पहला सवाल नीरज सर आपसे जी। कहा जाता है कि संवेदनशील होना इंसानों का गहना है जी, और आपको जितना एज ए नागरिक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, संवेदनाएं कूट कूट के भरी है। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि एक आईएएस का या सेवा के क्षेत्र से जुड़े किसी भी व्यक्ति का संवेदनशील होना कितना और क्यों जरूरी है? कुछ किस्सों के जरिए आप मुझे बताएं। देखिए, संवेदनशीलता इंसान का गहना है। आप कुछ भी हो, आप ऑफिसर हैं, नहीं हैं, टीचर हैं, आप एक व्यापारी हैं, कुछ भी बन जाएं आप, लेकिन सबसे पहले आप एक इंसान हैं। तो इंसानियत कहीं पीछे ना छूट जाए। कभी कोई गुरूर में, किसी दंभ में, कभी किसी को ये ना लग जाए कि यार मैं तो बहुत बड़ी तोप चीज बन गया, तो वो नहीं होना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले। और मेरे जीवन में एज एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे बहुत सारे मौके आए, एक नहीं सैकड़ों मौके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां मानवीय संवेदनाओं को इतना सर्वोपरि रखने का मुझे मौका मिला। मुझे लगा कि यहाँ पर और कुछ भी होने से पहले, छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और रास्ते में एक लड़की घायल पड़ी है, उसके सर से खून निकल रहा है बहुत तेज, रिंकी, और वो सब उसको देख रहे हैं उसको, और वो कोई उन को उठा रहा है उसको मैं हॉस्पिटल लेकर के गया, वो उसका खैर इलाज कराया। आपको जान के ये हर्ष होगा, 10 साल बाद वो लड़की मुझसे मिलने आई अभी, और उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चा हो गया था, वो टीचर बन गई थी, उसका पति भी टीचर था। वो रोते रोते उन्होंने मुझे बोला कि सर ये मेरी पत्नी नहीं होती, मेरे 2 बच्चे नहीं होते, उस दिन मर जाती अगर इसको उठा के आदमी लेके जाते थे। और बाकी जनता वेट कर रही 108 का। बात सही है, 108 पे फोन लगा दिया आपने, आपकी ड्यूटी खत्म। मुझे लगा नहीं मेरी गाड़ी में ले जा, तो सरकारी गाड़ी है भाई मेरी भी, मैं सरकारी ऑफिसर हूं, जयपुर की बात है। तो इन संवेदनाएं कहीं नहीं मरनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, आपके किसी निर्णय से आप जो भी फैसला करते हैं
उससे किसका भला हो रहा है। कोशिश कीजिए कि नुकसान तो बहुत दूर की बात, किसी के जीवन में थोड़ी सी मुस्कान ला सके, थोड़ा सा प्रयास कर सके, कुछ अच्छा बोल सके। उस किसी के कंधे पे हाथ रख के कितना सा कह दे ठीक तो है, बस इतना सा हो सकता है, उससे उस समय का वो पल निकल जाए जिस समय वो कोई बड़ा गलत निर्णय लेने की स्थिति में हो। तो हम अगर मानवीय संवेदनाओं को साथ अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो अगर रखेंगे तो वो परमपिता परमेश्वर का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा समुच्चय, सबसे बड़ा संघनन कहीं है तो वो ईश्वर में है। तो संवेदनशीलता रखें और ढंग से रखें, वो कहीं ना कहीं वापस आपके पास लौट के आएगी। एक सवाल बीकानेर की जनता का भी है नीरज सर जी। साल 2021 में गुजर आंदोलन परवान पे था जी, कोई विकल्प नहीं निकल रहा था जी। तब आईएएस नीरज के पवन आगे आते हैं जी, रेल की पटरी के पास बैठकर आंदोलनकारियों से बातचीत करते हैं जी, और उनको आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगे सही तरीके से पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुंचाई जाएगी और जल्दी आपकी मांगे पूरी होगी और आंदोलन खत्म हो जाता है। एक आंदोलन हमारे बीकानेर में भी पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, गोचर आंदोलन। मुद्दा ये है कि बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी गोचर की ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है, अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है जी। इसमें भी प्रशासन और सरकारें जो हमारे जनप्रतिनिधि है कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में है। ऐसे में जब आपका ये सक्सेस टॉक का हमने पोस्टर रिलीज़ किया, टीजर आया और लोगों को पता चला कि हमारे नीरज के पवन एज ए स्पीकर इसमें आ रहे हैं, तो मुझे लोगों ने पर्सनली फ़ोन करके कहा कि उनसे आप ये कहिएगा और ये आश्वासन लीजिएगा इस मंच से कि जिस तरह से उन्होंने गुर्जर आंदोलन का कोई तोड़ निकाला, उसका हल निकाला, उस तरह गोचर आंदोलन का भी तोड़ निकाले। क्या कहेंगे सर उनको? देखिए, जब जन आकांक्षाओं और सरकारी बाध्यताओं के बीच में असंतुलन होता है तो कोई आंदोलन होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी बीकानेर में गोचर भूमि को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ जन आकांक्षाएं कुछ और चाह रही हैं और जिला प्रशासन कुछ और दिशा में है। तो इनके बीच में कोई सेतु बन करके कोई राह निकाली जा सकती है। संवाद के माध्यम से हर चीज़ का समाधान संभव है। मुझे विश्वास है कि अगर सही स्तर पर इसका विश्लेषण होगा तो दोनों पक्ष जो जनाकांक्षाएं हैं वो भी, मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर के डेवलपमेंट के लिए बीडीए जो कर रहा है उसके लिए कोई उसका विरोध नहीं करना चाहेगा, और गोचर भूमि की रक्षा के लिए अगर कुछ जनप्रतिनिधि आगे होकर के आए हैं तो बीडीए को भी समझना चाहिए कि नहीं, जो पुरखों ने बरसों पुरानी एक व्यवस्था की थी गौमाता के लिए, उसका भी संरक्षण होना चाहिए। तो बीच का कोई संतुलन निकाला जा सकता है जिसमें कोई ऐसा राह निकल पड़े जिससे बीकानेर का डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ गोचर के संरक्षण की जो बात जो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई हो। आप कुछ मदद करेंगे उसमें? मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ, अगर हमसे कोई कहता है तो मेरी ओर से पूरी मदद करने को तैयार हूँ। तो मुझे लगता है बीकानेर के लोगों को उनकी इस बात का जवाब मिल चुका है। बहरहाल सक्सेस टॉक की ये जो कवायद और ये मंच और ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं जब टेड टॉक सुना करता था तब मेरे को ये विचार था कि अगर कोई राजस्थान की मिट्टी से निकला हुआ कोई अगर ऐसा हो जो एक ऐसा मंच प्रदान करे, जो ऐसी वाणी, ऐसी वेदना की वाणी जो कहीं गांव खेड़े कहीं पर लुप्त होने की संभावनाओं में जी रही हो, और अगर वो सफल हो चुके हों तो भी आम जनता तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे हों, तो वो लेकर के सुमित आए हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरे साथ जो दो लोग बैठे हैं, बिल्कुल इन्होंने कहाँ से बिल्कुल जो शून्य से शिखर तक का सफ़र जो इन लोगों ने तय किया है वो काफ़ी सारे नई मधु और नए गोविंद जी को जन्म देगा, उनको प्रेरणा देगा और देता रहेगा। तो मेरी ओर से सक्सेस टॉक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, खेलो इंडिया की तर्ज पे क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है? आपका जो विभाग है खिलाड़ियों का, युवाओं का विभाग है, तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि खिलाड़ियों की जो स्ट्रगल की कहानी है उससे युवाओं को प्रेरित किया जा सके, और ऐसे ही किसी मंच के जरिए? बहुत अच्छा सुझाव दिया अपन मिल करके खिलाड़ियों के स्ट्रगल की कहानी बिल्कुल ला सकते हैं और उससे काफ़ी सारे नए खिलाड़ी प्रेरित होंगे। आपको पता ही है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय खेलों और यूथ को काफ़ी ज़्यादा इस पर एम्फेसिस देते हैं कि इनको और आगे बढ़ाया जाए। कॉमनवेल्थ 2030 का अपने को मिल चुका है, 2036 का हो सकता है ओलंपिक भी अपने को मिल जाए।
तो 10 साल बाकी हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं ये आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि 36 में 36, 2036 में 36 खिलाड़ी राजस्थान की धरा से निकले, उसके लिए 10 साल हमारे पास है। तो जीट के इस परिसर में हम बैठे हैं, सक्सेस टॉक का मंच है, जो भी इसको सुन रहे हैं खिलाड़ी, 10 साल का समय है। अगर इन 10 साल में हमने मेहनत करी, हमने प्रयास किया और ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी हम पैदा कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 2026 से 2036 तक और इस पूरी यात्रा में खेल विभाग आपका हाथ पकड़ने के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए, आपकी पूरी सहायता के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर आखिरी सवाल आपसे, आपने हम सब ने आप तीनों की टॉक सुनी, आपकी नज़र में ऐसे कौन 3 लोग होंगे जिनको आप इस मंच के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे? देखो, कर सको तो 2 नाम मेरे डायरी में लिख रखे हैं मैंने, जीवन में मेरे को मिलना ही उनसे है। एक तो नंबर 1 ऑनरेबल पीएम हमारे, उनसे मिलना है, उनका लिख रखा है मैंने नाम, मोटा मोटा रोज लिखता हूँ, बार बार, कभी ना कभी। अगर तुम ला सको उनको तो वो सपना रखना, सबसे बड़ा सपना है वो। और दूसरा एक बिजनेस पर्सनालिटी है, मैं उनको यह नाम नहीं लेना चाहता, उनको हम ला कर सुनना चाहेंगे। वो भी काफ़ी शून्य से, बिल्कुल ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते इस देश के नंबर 1 तक, नंबर 2 तक पहुंच चुके हैं। तो और ऐसी कुछ और कहानियां हैं जो बिल्कुल असंभव सी कहानी थी। मैं एक नाम लेकर के यहाँ समाप्त करूंगा, उसको मैं भेज भी दूंगा। सुंदर गुर्जर ओलंपिक्स में मेडल लेके आया, 10वीं में फेल हो गया बच्चा और वो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में लेके आया वो मेडल। करौली का बच्चा है, आपको मैं भेजूंगा उसको, उसकी कहानी आप जनता तक पहुंचेगी। इतने विषम स्थितियों से निकल के आया और वो आप उसको सुन के देखना, वो और आज बहुत लोगों को प्रेरित करता है। बिल्कुल सर, उनको हम ज़रूर कनेक्ट करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा। मधु जी, आपने तो बहुत कुछ मेरे सवालों का जवाब जो ऑलरेडी मैं लिख के लाया था, उन सवालों का जवाब पहले ही दे दिया। मुझे तो आप ये बताइए, आप ऐसे 3 स्पीकर्स कौन होंगे जिनको आप इस प्लेटफॉर्म के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे? खिलाड़ियों में हमारे राजस्थान की कृष्णा पूनिया जी हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, बाय नेचर भी, एज ए खिलाड़ी भी। तो उनको आप इस मंच पे ज़रूर बुलाइए। और क्योंकि स्वर कोकिला सीमा मिश्रा जी राजस्थान की गायिका हैं, आप उन्हें भी बुलाइए। मेरा ये सीमा जी को डेफिनेटली बुलाने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो तीसरा नाम? तीसरा नाम अगर बॉलीवुड से, मतलब उधर से आ सके तो मुझे कपिल शर्मा जी बहुत पसंद है, आप उन्हें भी। रियल लाइफ हीरो चाहिए हमें जो अंतिम पंक्ति में बैठे हो लेकिन इनकी कहानियों में तो फिर भंवरी देवी जी भी बहुत प्यारी सिंगर है, आप उन्हें भी बुला सकते हैं। हाँ, भंवरी जी को इस बार भी अप्रोच किया था हमने। डेफिनेटली, थैंक यू। गोविंद सर, समाज सेवा के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, पिछले 18 सालों से महिलाओं, बच्चों और LGBT कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि समस्याएं, परेशानी हर दिन आती है, खुद को मोटिवेट रखना कैसे पॉसिबल हो पाता है? मैं मोटिवेशन बहुत छोटी छोटी चीज़ों में देखता हूँ, कोई बड़े ब्रांड या मतलब बड़ा कोई प्रोग्राम करके मैं नहीं देखता हूँ। जब एक महिला अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, एक बच्ची स्कूल पास करके कॉलेज में आ जाती है, या किसी ट्रांस बहन का या भाई का जो है ID कार्ड बन जाता है या वोटर ID बन जाता है, या पुराने कार्ड्स में जो नेम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जब वो खुशी उनके चेहरे पे देखते हैं, वो स्पेस ऑफ बिलोंगिंग कि अरे हम यहाँ के हैं, हम यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, हम यहाँ इस मिट्टी के हैं। और जब एक लेडी को 5-25 रुपए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे के लिए टॉफ़ी लाने के लिए या उसके बर्थडे केक मंगाने के लिए या कोई दवाई के लिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेटेड रखती हैं। और इसी वजह से मैं I tell my team all the time कि everything that pulls me out of bed every day is the happiness of these people and courage of these people. इनका courage मेरे लिए बहुत important है। ये अपने comfort zone से बाहर निकलते हैं और ये successful बनते हैं, वो चीज़ मैं देखता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत motivating है, मेरे पर्सनली ग्रोथ के लिए अंदर से। कि जब वो लोग आते हैं और कहते हैं नहीं अब हम खुश हैं, आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं, ये मेरे लिए मायने रखता है। और आपको बताना चाहूँगा कि 120 के करीब अभी एम्प्लॉयज़ हैं ट्रस्ट के अंदर, उसमें जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं 60-65 लोग जिसमें जुड़े हुए हैं, उसमें 30% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फॉर्मर स्टूडेंट्स रही हुई हैं ट्रस्ट की, तो वो आज अपने खुद के पैरों पे खड़ी हुई हैं। तो आप सोचो मेरे में कितना जोश भरते हैं, क्योंकि उसी समुदाय से आते हैं और उसी समुदाय में जाके वापस सेवा का काम करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
गोविंद सर, आप 18 वर्षों से करीब 2 दशकों से काम कर रहे हैं। हमारी यात्रा तो अभी शुरू हुई है, तो मुझे आप थोड़ा विश्वास दिलाइए ना कि बदलाव ऐसे भी लाया जा सकता है। नहीं, क्योंकि हर जगह इतना दुख, दुविधा, असफलता, इतना रोना धोना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दुनिया भर की पॉलिटिक्स है, जो वॉर्स हैं, ये जितना क्राइम चल रहा है, उसके बीच में एक तरीके की होप, पॉजिटिविटी वगैरह जो आपका सक्सेस टॉक ला रहा है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और फिर हम जैसे लोग जो धरातल से जुड़े हुए हैं, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं या बहन के माध्यम से जो है एक महिला होके 5 सिस्टर्स में से एक इतना आगे नाम कर रहे हैं, या हम जैसे जो ग्रास रूट्स के ऊपर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए, हमारी भी आवाज़ बाहर तक पहुंचाने के लिए, ताकि और लोग हमसे जुड़ सके, हमें सुन के हमारे पास में मदद के लिए आ सके। थैंक यू सो मच। अब मैं ऑडियंस को इनवाइट करना चाहूँगा कि तीनों रोल मॉडल आपके सामने बैठे हैं। आपके जहन में किसी तरह का कोई सवाल, क्वेरी हो तो आप बेफिक्र होकर इनसे पूछ सकते हैं। सर, जो प्रशासनिक सेवाओं में जो अधिकारी लगे हैं और अपना काम कर रहे हैं, क्या सर आप की तरह वो क्यों नहीं करते और आप प्रशिक्षण वो क्यों नहीं देते? हमारी एक मांगी बात है। धन्यवाद। वो वैसे तो भगवान ने एक ही सांचा बना के तोड़ दिया कि धरती के लिए एक ही नीरज के पवन काफ़ी है, लेकिन कुछ अंश भी जिस तरह से हम जीते आए हैं, और मैंने कहा ना, मैंने हर बार बच्चों को, नई पीढ़ी को यही सिखाता आया हूँ, मेरे लिए आईएएस नौकरी नहीं है, जीने का तरीका है, मेरे लिए ज़िंदगी है। मैंने इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। 24 घंटे एक ही काम कर, सुबह उठते जब वॉक करने जा रहे होते हैं तब भी ये सोचते कि यार ये गंदगी का कोई है, इस सर्किल को ठीक कैसे हो सकता है, ये यहाँ जाम लगा हुआ है, इसको और कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी केवल उसके जो ऑफिस आवर्स है 9:30 बजे से 6 बजे तक, वैसे नहीं होता, वैसे मैं नहीं करता। मतलब मैं जब खाना खा रहा हूँ तब भी ये सोच रहा हूँ कि यार ऐसा कर सकते हैं, किसको और अच्छा कर, किस भूमिका में। अभी मैं स्पोर्ट्स संभाल रहा हूँ, स्पोर्ट्स एंड यूथ में देख रहा हूँ, तो जैसा ऑनरेबल पीएम चाहते हैं कि यूथ को दिशा दी जाए, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा राष्ट्र अगर भारत है, अगर आने वाले समय में इस यूथ को हमने ट्रेन कर लिया, स्किलफुल कर लिया, तो पहले कभी विश्व गुरु था कि नहीं था ये नहीं पता, लेकिन अब बन सकता है। अब तैयार खड़े हैं अपन, पूरी दुनिया में सब बुढ़ा रहे हैं, अपन 15 से 29 का जो आयु वर्ग है सबसे ज़्यादा अपने पास है, भारत के पास है, 140 करोड़ का ये देश। तो अगर यहाँ से बच्चे निकलना चालू हो जाए, अभी मैं देख रहा था मेडल टेली स्पोर्ट्स की, ओलंपिक्स में 71वें नंबर पे अपन, 6 मेडल आए पिछली बार, बस 140 करोड़ का ये देश और 6 मेडल लेके बैठा है। अगला ओलंपिक है ना 2028 में, तो कैसे करे तैयार, कहाँ से निकाले बच्चों को? यहीं से तो निकालेंगे, कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं। और ये जो कमी रह गई है, इसमें कोई विदेशी शक्तियों का हाथ तो है नहीं, जो कुछ अपनी कमी है सुधारेगा कौन? अपन ही सुधारेंगे। तो हम पूरी कोशिश करें, जहाँ भी जिस भी भूमिका में है, वही चीज़ में नई पीढ़ी के आईएएस ऑफिसर्स को सिखाता हूँ जहाँ मौका पड़ जाए। सबको ये बोलते हैं कि भाई ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। 5,000 3,500 लोग इस 140 करोड़ के देश को चलाने के लिए, पूरे 3,500 लोग हैं बस। 8 करोड़ का ही राजस्थान, इसको चलाने के लिए हम कितने हैं? 250 में से 100 एक बाहर और 150 जयपुर में, दैट्स इट। तो अगर उस कबीले में, उस कुनबे में आप शामिल हो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और क्यों आए? आपसे, आप प्रयास से आए ना, सोच समझ के आए, तय करके आए, और जब आगे हो तो यहाँ देने के लिए बहुत कुछ, इस भूमिका में देने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नई पीढ़ी को भी सिखाया जाए, जितना कर पाते हैं उतना ठीक है। हम हमारी यूनिक स्किल और यूनिक एबिलिटी को कैसे पहचान सकते हैं? यूनिक स्किल और यूनिक पाथ। बहुत सही, बहुत सही। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है ना? सबको बिल्कुल वन साइज फिट फॉर ऑल ये नहीं होता। मैं किसी और चीज़ के लिए, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो सकते हो। तो सुनो, उसके 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं। पहला, आत्मावलोकन, खुद से बात करो, अकेले बैठो, खुद को देखो। यार मैं स्पोर्ट्स, अब आजकल सारी मंच खुल चुके हैं, गायन देखो कितनी बड़ी विधा है, स्पोर्ट्स इतनी बड़ी विधा है, इतने बड़े हैं वो। एक बच्ची जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, उसके दोनों पैर टूट गए,
उसका परिवार कितना विचलित हुआ होगा, कितना दुख से भी निकली होगी वो। लेकिन अवनी लेखरा वो बैक टू बैक गोल्ड मेडल ला रही है, पेरिस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में बैक टू बैक लाके दिखाए कोई। पिछला निकला पेरिस गोल्ड मेडल, उसके पहले निकला टोक्यो गोल्ड मेडल। अपनी यूनिकनेस पहचाना। परेशान होने दोनों टांगे चली गई भाई, इससे बुरा क्या हो सकता है किसी के साथ? चलता दौड़ता फिरता दिव्यांग हो गया वो, समाज परिवार सब छोड़ देता है, लेकिन तब भी वापस समेटा उसने अपने आप को, ढूंढा यूनिकनेस, खुद में ढूंढा कि मैं क्या चीज में ठीक हूं। उसको लगा कि मेरा हाथ काफी स्थिर रहता है, मेरा हाथ हिलता कम है, और वो दुनिया में सबसे गोल्ड मेडल बैक टू बैक लाने वाली बेटी, हमारी दिव्यांग बेटी, हम सबको गर्व करा रही। तो उसके लिए यही तरीका है, आत्मावलोकन करो, ट्रेनिंग करो, जहां आपको नजर आ जाए यार ये ठीक लग रहा है उसमें ट्रेनिंग करो। और तीसरी आखिरी चीज, सतत प्रयास, कंटिन्यूटी, छोड़ना नहीं है। हॉबी और आपके जो उसमें फर्क है, आप कोई लीजर में एक्टिविटी करते हो, क्या मुझे मूवी देखना पसंद है, वो लीजर एक्टिविटी है। जिसको आप हॉबी मान लेते हो ना, उसमें आपको टाइम देना है, उसमें आपको उंडेलना अपने आप को, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा उंडेलना चालू करें, घंटा 2 घंटा। अगर वो पकने लगती है तो सही दिशा में जा रहे हो, नहीं तो फिर चेंज करते। मैंने भी सब्जेक्ट चेंज किया, मैं पपेट लेके चला, नहीं चला, छोड़ा, दूसरा लिया, सक्सेस हासिल किया, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से कोई। So what is the one message you would like students here to take back from home? My message is never stop learning and never stop helping. Like there is no age for learning. 3 years back I pursued it for my 12th standard. And so I've not stopped learning at the age of 41. My son, he's doing his 3rd year in law and he's sitting here today. So never stop learning, never give up, and always help, start from home. Anybody around you, you see, you can help, just try and help. Again, help is not monetarily only. You know, when I started it with no money. Like there was no money at all. It was just कैसे help कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे किसी की दुख में साथ में खड़े हो सकते हैं। आप देखो अपने घर में से शुरुआत कैसे करते हैं, और ये हमारे परंपरा में है, आपको अगर याद है, मालूम है तो, पहली रोटी हम लोग गाय के लिए निकालते हैं, आखिरी रोटी हम कुत्ते के लिए निकालते हैं। उसके बीच में अगर आटा बच जाता है जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत, वो इकट्ठा करके हमारे घर वाले आज भी जो है देखते हैं कि चींटियाँ कहाँ हैं, वहाँ डाल देते हैं, और थोड़ा कुछ बचता है तो हम लोग कबूतरों में उड़ा देते हैं। तो आप सोचो हमारे परिवार में है ये चीज़, हम लोग कितने बचपन से ये चीज़ सीखते हैं, हमारे संस्कारों में ये चीज़। तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, आस्क योर मदर, 2 रोटी तो मम्मा निकालनी है कल से या आज से। तो बाहर देखो अगर गाय तो गिव हर सम फूड, गिव डॉग सम फूड, बच जाता है आटा तो गिव सम चींटियां सम फूड। स्टार्ट फ्रॉम होम एंड स्लोली यू विल सी हाउ दिस विल गेट इन बिल्ट इनटू योर सिस्टम। Where the other day I asked my son, यार मेरे को तो मालूम नहीं चलता आयुष की if I'm a man or a woman or a transgender, I've just left the whole clue, and he's like that. It's called gender fluidity. So you know, this is, you never stop learning these terms and all. So never stop. This is what I'd like to say. Thank you so much, sir. This Welcome. session was really inspiring. Thank you. माता पिता को हमेशा ये डर रहता है कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए बाहर कैसे भेजें, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल की गई है? पहला सवाल तो ये, पहले एक एक करके पहले का फिर दूसरे का। जब से वर्ल्ड कप हमारी बेटियों ने जीता है, हमारी बेटियां बिल्कुल बहुत हाई नोट पर हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कतई कम नहीं है, और बल्कि अभी वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का। तो जितनी बेटियां हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन हाँ, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। हॉकी के मैदान पर मैदान है लेकिन टॉयलेट नहीं है, खास तौर पर लड़कियों का। छोरे तो कुछ भी कहीं भी वो तो है, तो वो भी गलत, पर लेकिन काम चला लेते हैं। बेटियां कहाँ जाएंगी? तो अभी हम एज गवर्नमेंट सारे एफओपी कहते हैं इनको, फील्ड ऑफ प्ले, जहां भी खेल खेला जाता है तो वहां पर विमेन फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल पैरा फ्रेंडली बनाया था हमने कि अगर दिव्यांग आता है तो उसके लिए रैंप हो,
उनके टॉयलेट्स अलग तरह के होते हैं वो हों, तो वो काम चल रहा है। इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 50-50% हो। और अभी खेलो इंडिया में मैंने देखा कि 5,000 खिलाड़ी आए तो 2,500 लड़कियां और 2,500 लड़के बराबर बराबर का आया। लेकिन वो देश से आए, राजस्थान के नहीं थे। राजस्थान में भी स्थितियां बहुत अभी आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेटियों को सारे मंचों पर जितने लड़कों के खेल हैं उतनी ही प्रतियोगिताएं लड़कियों की भी हो, नंबर 1। नंबर 2, कोचेस। किसी को भी आगे लाने के लिए 3 बड़ी चीज़ चाहिए। कोचिंग चाहिए, कोचेस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए और खेल मैदान चाहिए। तो और बेटियों के लिए भी हम वैसा ही करने जा रहे हैं। अगले साल कोशिश करेंगे कि विमेन स्पेसिफिक लीग कराएं, कि जैसे उसमें ओनली विमेन हो, उसमें केवल बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों, आपने बिल्कुल सही कहा, जो 6 ओलंपिक मेडल आए ना उसमें से भी दो अपने अवनी और मोना दो जो अपने राजस्थान से आए हैं, उसमें 2 बेटियां हैं अपनी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे समाज का अर्धांश कैसे हम छोड़ सकते हैं। 50% है ना भाई, जनांकी दृष्टि से तो 50% है ही, तो उनका भी हिस्सा हर चीज में उतना ही बनता है। ऐसे ही खेलों में भी बनता है। तो हम खेलों में भी हमारी बेटियों को आगे ले जाने के लिए कोचेज, इक्विपमेंट और खेल मैदान और विमेन फ्रेंडली सुविधाएं जैसे कि टॉयलेट, जैसे कि उनके लिए चेंजिंग रूम, वो सब हर खेल मैदान पे उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर वॉलंटियर कम्युनिटी होने के बाद मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई इसी प्रोजेक्ट को लेकर उसके लिए जैसे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मेरे को मैकेनिकल के स्टूडेंट वगैरह की जरूरत होगी, तो मैं उन सारे स्टूडेंट को मैनेज करके टीम कैसे बना सकता हूँ, मतलब सबको मैनेज। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराओ सबसे पहले तो। स्टार्टअप इंडिया आई स्टार्ट करके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का, आई स्टार्ट। अभी आप मेरे से मिल, मैं आपको डिटेल दे दूंगा, मैं नंबर भी दे दूंगा उनका। आई स्टार्ट वाले आपकी सारी मदद कर देंगे, आपको टीम बनाने में, आपको फंडिंग में पूरी मदद कर देंगे। आपको आइडिया अच्छा होना चाहिए बस, अगर आइडिया अच्छा है तो हम हाथ पकड़ के लेके चलेंगे आपको, है ना। आई स्टार्ट याद रखना, आई स्टार्ट आप गूगल भी कर सकते हो। अभी जिस भी भूमिका में हो, अभी विद्यार्थी हो ढंग से पढ़ाई करो, खेल के मैदान में हो ढंग से खेलो, ये इनको सिंगिंग करनी है ढंग से सिंगिंग करें। तो जो भी काम कर रहे हो अपने उनेल के करो, सर्वस्व डाल के करो। और फॉल क्लोज हमेशा रखना, मैं गिरूं, अगर मैं फेल हुआ तो बैकअप प्लान क्या है, तो क्या होगा। कुछ लोग करते हैं मेरी तरह से कश्तियां तोड़ के, कि जहां पहुंचे, पुराने जमाने में राजा कहीं जाते थे तो अपनी कश्ती पहले तोड़ते थे कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, या तो लड़ते लड़ते यहीं मर जाऊंगा या जीत के इन्हीं की कश्ती से वापस जाऊंगा। इसे कश्तियां तोड़ के लड़ना कहते हैं। तो अगर इतनी हिम्मत रख सको कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्लान बी नहीं है कोई, जैसा मैंने किया था, कोई प्लान बी नहीं था, ओनली प्लान है आईए से बनना है बस, दूसरा कोई प्लान ही नहीं है। कोई वैकेंसी भी आई पर मैंने फॉर्म ही नहीं भरा उसका। तो कुछ होते हैं ऐसे जिन्होंने लक्ष्य जीवन का एक ही होगा, अगर वैसा है तो उस दिशा में बढ़ो आगे। थैंक यू। आखिरी 2 सवाल, आखिरी सवाल। नहीं, मुझे नहीं गाने में इंटरेस्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन आवाज़ की दिक्कत सही है। आवाज़ आपने तो बोला आपकी मोटी आवाज़ की, आपने प्रैक्टिस की, तो मैं भी चलो की आवाज़ को इंटरेक्टिव बना सकूँ लोगों को, क्या टूटूँ मैं। आपको खर्च का रियाज करना चाहिए, और आज के इस YouTube के ज़माने से अगर आप YouTube से सीखोगे तो आपकी आवाज़ तो सेम ही रह जाएगी, रियाज करके थोड़ा बहुत आप लाइफ बना सकते हो। बट मेरा ये मानना है आपको गुरु से सीखना चाहिए, और सा का रियाज जब अपन नीचे तार सप्तक से ना करके पहले मंद्र सप्तक का करेंगे ना, तो उससे आपका जो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज़ है वो बहुत बारीक और बहुत बहुत प्यारी सुरीली हो जाएगी। आखिरी सवाल, शालिनी जी के सवाल के साथ इस सेशन को समापन की तरफ बढ़ते हैं। शालिनी जी। सभी को मेरा नमस्कार, और स्पेशली सर आपसे मैं मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और सुमित जी को मैंने बोला था कि सर मेरी इंस्पिरेशन रहे। गोविंद सर भी मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो सेम फील्ड में स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देना चाहती हूँ कि मेरे को 70 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है फैशन डिज़ाइनिंग का, और इस साल कांस 25 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो कि राजस्थान से फर्स्ट 1 एंड ओनली फीमेल या डिज़ाइनर आप कह सकते। लेकिन सर मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर चल रहा था जो वहाँ, तो ना तो मुझे यहाँ से लॉजिस्टिक हो पाई मेरी ग्रेस, ना ही मैं जा रही वहाँ। खेल जगत की तरफ फैशन डिजाइनर्स के लिए सरकार के पास में क्या विधि है? होना चाहिए, अपन बात करेंगे इस। और मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जोधपुर के नंबर देके जाऊंगा, गौरव बहुत बढ़िया मेरे साथ रहा है, मैं आप उनसे मिलिएगा, आपको पूरी हैंड होल्डिंग करेंगे।
Thank you. यही होता है क्विक डिसीजन, जिसके लिए नीरज के पवन साहब जाने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो सेकंड सेशन है वो भी पसंद आया होगा। अब मैं किशोर सर को माइक सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सुमित सर। अब वो अंतिम कुछ क्षण चाहता हूं मैं आपके। मेरा निवेदन रहेगा, खबर अपडेट के प्रधान संपादक हेमजी शर्मा, सक्सेस टॉक्स के सुमित यहीं पर हैं और जीत यूनिवर्स के डीन मैनेजमेंट शिवजी जोशी साहब से कि वो मंच पर पधारें। हमारे अतिथियों को एक छोटा सा मेमोरेबल या भेंट आप ही के कर कमलों से होगा। आज कितनी जिंदगियां मुतासिर हुई, देखने वाली बात यह है आपने पधार करके आज रूबरू तौर से और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़ों लोगों तक अपनी सक्सेस स्टोरीज को भेजा है। निसंदेह हम जिस सकारात्मकता की बात करते हैं, पॉजिटिव जर्नलिज्म की, वो आप ही के शब्दों के माध्यम से हजारों जिंदगियों को मुतासिर कर रहा होगा। मधु, आदरणीय गोविंद सिंह जी, एक ग्रुप फोटो हो जाए। जीत यूनिवर्स की तरफ से टीएनपी हेड संजय भंडारी साहब आप पधारें। सर शिवजी साहब आप पधारें। और संभली ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी श्यामाजी तंवर, आपसे भी मेरा निवेदन। संभली ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी श्यामाजी तंवर और मीडिया माइक फाउंडेशन के गणपत उपाध्याय। मैं चाहता हूं कि एक मेमेंटो उनके लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। किशोर सर लाखों स्टूडेंट के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि बहुत नज़दीक से ऑडियंस को भी मौका मिले और जिनको यहाँ बुलाया गया था मंच पर, वो लोग भी हमारे बीच में रह करके बहुत सहजता से जो बता रहे थे। ये टॉक जो है वो वाकई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और प्रेरणादायक भी है। बाकी टॉक शो से डिफरेंट मुझे ऐसे लगा, क्योंकि बाकी टॉक शो जो लोग जनरली न्यूज़ में आते रहते हैं, मीडिया में आते रहते हैं, उसी को ये करते हैं। बट सक्सेस टॉक ऐसा एक शो है जो उन लोगों को भी सामने लेकर आता है जो मीडिया लाइमलाइट इन सबसे दूर अपना काम अपनी दिशा में करते जा रहे हैं। बहुत मोटिवेशन मिली, एक डेडिकेशन मिली हाउ टू वर्क इन द सोसाइटी, और बहुत इंस्पायरिंग इवेंट था। किसी भी दिशा में पॉजिटिव जर्नलिज्म के माध्यम से लोगों को सही दिशा देता है, इसलिए ये दूसरों से डिफरेंट है। पूरे देश में युवा पीढ़ी को ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और समाज के विभिन्न विषयों की जानकारी देने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि नॉलेज बहुत व्यापक स्तर पर फैलता जा रहा है। तो अलग अलग प्रेरणा देने के लिए अलग अलग इस तरह के कार्यक्रमों की युवा पीढ़ी को दिशा देने के लिए जरूरत है। आई थिंक सक्सेस टॉक गिव्स प्लेटफॉर्म टू द पीपल हु आर नॉट इन लाइमलाइट, जिनकी कहानियों से हम सीख सकते हैं। ऐसे और इवेंट होते रहने चाहिए। सक्सेस टॉक एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था। इट इज़ ग्लिम्सेस टू ह्यूमन वैल्यूज़। तो ये सक्सेस टॉक ही है जो ऐसे ह्यूमन वैल्यूज़ को इन जेनजी से रूबरू कराते हैं। तो मैं समझता हूँ सक्सेस टॉक जैसे शोज़ बहुत ज़रूरी हैं। इससे समाज को एक ऐसी ऊर्जा और युवा पीढ़ी को ऐसा प्रोत्साहन मिल रहा है जिसमें अंतिम पायदान का व्यक्ति प्रथम पायदान पर कैसे पहुंच सके, इसकी प्रेरणा इसे मिलती है और इस खबर को लाखों लोग देखते हैं। सक्सेस टॉक ये चौथा प्रोग्राम है। 3 प्रोग्राम मैंने देख चुका हूँ और ये चौथा प्रोग्राम आज जोधपुर है। ये सब अलग ही है पूरा ही। ये तो सुमित की बहुत ज़बरदस्त मेहनत है जो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। ऐसा कार्यक्रम न तो हुआ है इंडिया में, न
मेरे को नजर नहीं आ रहा है। मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ बहुत अच्छा रहा और मैं हमेशा जितने भी इसके प्रोग्राम्स जितने भी इवेंट्स होते हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा एज ए ऑडियंस ज़रूर अटेंड करूँ। सक्सेस टॉक दूसरे इवेंट से इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि जहाँ दूसरे इवेंट्स स्क्रिप्टेड होते हैं, कुछ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन सक्सेस टॉक एक ऐसा इवेंट था जो हमारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड होता है और जो हमें कुछ नया करने के लिए इंस्पायर करता है। इट वॉज रियली इंस्पायरिंग। मैंने आज ये जो टॉक शो अटेंड किया ये इतना मोटिवेशनल लगा मुझे। मैं आज के स्पीकर से इतनी प्रभावित हुई, इनकी जितनी जर्नीज मैंने सुनी, स्पेशली द IAS ऑफिसर, आई वॉज रियली मोटिवेटेड बाय हिम। आई डू रियली अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन शुड बी, हाउ अ पर्सन शुड हैव अ माइंड सेट अबाउट सर्टन थिंग्स इन देयर लाइफ।